ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास एव्स। एव्स एव्स में एव्स का मीनिंग ही है बर्ड। ठीक है, जैसा मीनिंग छोड़ना नहीं, ए का मतलब पर्सन का मतलब टीम का मतलब ऐसा, क्योंकि एव्स का मतलब है बर्ड। ठीक है, और बर्ड्स बहुत ही ज्यादा, मतलब मैंने कल जैसे इंट्रोडक्टरी थोड़ा सा बताया था कि बर्ड्स बहुत ही ज्यादा एक्टिव है। इनका ब्रेन हम लोगों से ज्यादा डेवलप हो सकता है अगर इनके ब्रेन को साइज हमारे जैसे नियर बाय हमारे साइज का हो जाएगा तो ये हमसे ज्यादा डेवलपमेंट को शो करेंगे। ठीक है, सेंसेस में इनके जो डेवलप्ड सेंसेस होते हैं वो विजन के सबसे स्ट्रॉन्ग है। पूरे एनिमल किंगडम में सबसे स्ट्रॉन्ग विजन जिनका है वो है बर्ड्स। ठीक है, ये थोड़ा बहुत आपको गिद्ध की आंखें, गिद्ध की कहानियां वहां से आपने सुनी होगी। ठीक है, अब एक चीज आपको यहाँ पे दिख रही होगी रंग बिरंगे, तो ये कैमोफ्लेज को भी शो करते हैं। ये इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी कलर वहां पे, मतलब ऐसा नहीं कि आज पैदा हुए और कलर बदल गए। उनकी जो स्पीसीज के अंदर जो उनके फेदर का कलर है वो आइडेंटिफिकेशन फीचर है। जिस तरीके से हम लोग फ्लावर देख रहे थे, जिस तरीके से हम लोग लीफ की बात कर रहे थे, उस तरीके से अगर आपको पहचानना होगा तो सबसे पहले आपकी नजर किस पे जाती है, उनके फेदर पे, अगर क्लोजली रिलेटेड। अदरवाइज साइज वगैरह की बात है ही, साइज शेप, आप कौवे को कौवा बोल रहे हो, कोयल को कोयल बोल रहे हो, गौरैया को गौरैया बोल रहे हो, तो जिसको आप पहचान रहे हो उनके साइज शेप और स्ट्रक्चर को आप देख रहे हो। लेकिन हम एग्जाम्पल दें तो आप तोते को भी देख रहे हो, और तोता पेड़ पे बहुत ज्यादा रहता है, और तोता की जो अपीयरेंस है, जो वो यूरोपियन कंट्री से आया था, वहां के जो फ्लावर्स जो लीफ होते हैं वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट कलर के होते हैं। तो इस तरीके के कलरफुल चिड़िया हम लोग को उस साइड देखते हैं। फिर विजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें पता है हॉक वगैरह काफी स्ट्रॉन्ग है, बताया भी मैंने। अब जो ओरिजिन है मैंने बताया कि ये ओरिजिन हुआ है रेप्टाइल्स। ठीक है, अब मैमल्स बर्ड से नहीं आए हैं, तो मतलब यहाँ से ओरिजिन दो डायरेक्शन में गया, एक तो रेप्टाइल से बर्ड बन रहे हैं, एक रेप्टाइल से मैमल्स बनेंगे। ठीक है, अब स्टोरी है इसमें थोड़ी इंटरेस्टिंग, जैसे आपको नीचे की इमेज में शो हो रहा होगा कि कॉकरोच बोलिए डायनासोर, डायनासोर चल रहा है चल रहा है चल रहा है और कुछ कीड़े जैसी चीजों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक मैंने और ये वाला देखो। ठीक है, ये एक फतिंगा दिख रहा है, ग्रास हॉपर, उसको वो पकड़ने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो कोशिश में सालों लगे और उसी कोशिश में उसके लिम्स कन्वर्टेड होते गए और वो फेदर जैसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट। ये एक दिन की ये भी कहानी नहीं है, दिस इज इवोल्यूशन, और उसी से ग्रो हो गया, फॉर्मेशन हो गया बर्ड का। ठीक है, मतलब फ्लाइंग डायनासोर से यू कैन से कि इवॉल्व हुए हैं बर्ड्स। स्टोरी क्लियर है, ये इसके एविडेंस हैं, और इसको माना भी जाता है कि जो उनका फूड हैबिट हुआ उसकी वजह से नीचे जब एंजियोस्पर्म के फ्लावर आ गए तो वो फ्लावर नहीं खा रहे थे, उससे उनकी डेथ हो रही थी। हर्बीवोर जो थे वो तो फ्लावर और प्लांट पे डिपेंडेंट थे, जो कार्निवोर थे वो रेप्टाइल्स में खुद के डायनासोर को भी खा जाते थे। हर्बीवोर डायनासोर को कार्निवोर डायनासोर खा लेते थे, जैसे कल टीरेक्स की बात की। ठीक है बच्चा, अब जब उनकी डेथ होने लगी तो वो ऑब्जर्व करते ना, उसी तरीके के ऑब्जर्वेशन उन्होंने फूड हैबिट को चेंज किया और इंसेक्ट वगैरह पे वो अटैक करने लगे। तो इसमें जो फ्लाइंग इंसेक्ट थे उन पे अटैक करने के फेज में इवोल्यूशन हुआ और वहां से विंग्स डेवलप हो गए। अब इस चीज को आप इमेजिनेशन पे जाओ तो आप देखोगे कि एक डायनासोर और एक क्या बोलते हैं मुर्गा, उसको बैठा हुआ देखो, और डायनासोर को इमेज करो, तो आप जैसे कैट को और टाइगर को देखते हो उसी तरीके का अपीयरेंस आपको दिखेगा। तो ये क्या है, श्रिंकिंग है। श्रिंक किया, नेचर ने पूरी बॉडी को श्रिंक कर दिया, सिस्टम एक दूसरा बना दिया। कोई जैसे जादू वगैरह में अपन नहीं देखते हैं कि बढ़िया जादू हुआ, छोटे पे कई सारी स्टोरी देखते थे, और उसने इंसान को कुत्ता बिल्ली बना दिया, खरगोश बना दिया, तो उसी तरीके से बड़ा सा डायनासोर छोटे से बर्ड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये जादू वाली बात तो हाइपोथेटिकल है, बट एवोल्यूशन में फूड हैबिट और जो उन्होंने चेंजेस किए उसके अकॉर्डिंग उनके लिम्स मॉडिफाई हो गए फेदर में। क्लियर है? आगे वाले फेदर में मॉडिफाई हो गए, पीछे वाले अब बॉडी के लोड लेने के लिए अकेले बचे, तो पीछे वाला पेयर उनके
बाइपेडल मूवमेंट में वर्क किया। हम लोग और यही बाइपेडल मूवमेंट करते हैं। यहाँ पे फेदर्ड बाइपेडा वर्ड यूज होता है, ठीक है, पंख वाले बाइपेडल। हम लोग बिना पंख वाले हैं, हमारे हाथ है, ठीक है बच्चों। तो जो लिंकिंग है रेप्टाइल से और बर्ड के बीच में वो है आर्क्योप्टेरिस। आर्क्योप्टेरिस, अभी हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे। ये फॉसिल, आर्क्योप्टेरिस का फॉसिल मिला एंड इट शोज द लिंकिंग बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल, ठीक है। ये विंग्स वाले एरिया को शो कर रहा है। फॉसिल समझ में आता है ना लोग को ना? फॉसिल मतलब लेयर बन गई, मरा जो, उसके ऊपर मिट्टी डिपॉजिट हो गई, फिर मिट्टी डिपॉजिट हुई, फिर मिट्टी डिपॉजिट हुई, इन्वायरमेंटल कंप्रेशन हुआ और वो दबते गए दबते गए दबते गए। तो फॉसिल्स के टाइप्स होते हैं, लेकिन अभी हम सिंपल ऐसे समझा रहे हैं कि वो जहां पे मरे वहां पे दब गए और उनके टिश्यू वगैरह डिजेनरेट हो गए, और जो उनके बोनी स्ट्रक्चर वगैरह थे उसकी वजह से उस मिट्टी में उस जगह पे एक इम्प्रेशन आ गया। दैट इम्प्रेशन इज फॉसिल, ठीक है। अगर बोन्स वगैरह सब डिस्ट्रॉय होंगे तो वो इम्प्रेशन बचा रह जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है। फिर फॉसिल के टाइप भी होते हैं बेटा कि कैसे कैसे क्या। ये दिख रहा है आपको आर्क्योप्टेरिस। अब आप देख रहे हो एक कॉमन सी चीज कि इसके बीक जैसे स्ट्रक्चर दिख रही है और उसमें दांत है ना? जबकि आपको पता है बर्ड्स में दांत नहीं होते हैं। जॉट तो है, जॉट के अंदर ही हम लोग नेथोस्टोमेटा में है, तो जॉ तो होगा लेकिन टीथलेस होता है। तो ये लिंकिंग जैसा आपको दिख रहा है, फेदर आ चुका है, डायनासोर जैसा मुंह दिख रहा है और उसमें दांत प्रेजेंट है। ओके बच्चों, ये पूरा कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो चुका है। और ओरिजिन ऑफ बर्ड, ये जो हम स्टोरी सुना रहे हैं आपको, फेदर डायनासोर, इस पे बढ़िया एक अच्छी खासी बुक भी है, कई सारी बुक्स हैं वैसे, तो ये आप रिलेट कर सकते, ठीक है। मॉडिफिकेशन में, अब एडॉप्टेशन में इनके अंदर क्या होना चाहिए, इनको उड़ना है। अब सोचो, कुछ चीजें सोचो, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम आ चुका था, पहले भी था, इससे पहले भी देख रहे हैं, एम्फीबिया में भी था, रेप्टाइल में भी देखा हमने, वर्टिब्री कॉलम है, क्रेनियम है, तो स्केलेटल सिस्टम तो डेवलप हो चुका है। चेंज क्या होगा, बोन को लाइट कर, ठीक है। बोन को लाइट करना है तो क्या कर दो, बोन का शेप तो रहेगा, अंदर से उसको हॉलो कर दो। तो न्यूमेटिक बोन, न्यूमा मीन्स एयर, बोन मीन्स बोन, न्यूमेटिक बोन ऐसी बोन जो अंदर से हॉलो है। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बर्ड्स, ठीक है बच्चों। इससे क्या होगा, इनका वेट लाइट हो जाएगा। देखा है ना आपने, पतंग उड़ाई है, पन्नी उड़ती है, बैलून उड़ता है, वो सब जो लाइट वेट में है वही डेंसिटी की वजह से ऊपर आता है, सरफेस पे ऊपर आ जाएंगे। तो सेम कॉन्सेप्ट, अगर इनको उड़ना है तो कुछ चीजें अडॉप्ट है इनके अंदर लाइट वेट के लिए। फेदर है, एक तो फेदर बहुत लाइट होता है, कभी देखा आपने पंख, आप हाथ में पकड़े रहोगे लेकिन उसका वेट नहीं समझ में आएगा। ओके, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके की एडॉप्टेशन हुई, केराटिन के मॉडिफाइड है, केराटिनाइज्ड होते हैं वो, जैसे हम लोगों में नेल्स है उसी तरीके से उनमें क्या है, फेदर है। तो वो कवरिंग हो गए, वो उनके सिस्टम को प्रोटेक्ट करेंगे, टेम्परेचर को वेयर करेंगे। एंड दीज आर वार्म ब्लडेड। अब तक कोई वार्म ब्लड में हमने नहीं बताया। मैमल्स और बर्ड दो ही क्लास वार्म ब्लडेड है बेटा, ठीक। अब हाँ, अब क्या है, कंटिन्यू इनको फ्लाई करना है, कुछ हम ऐसे ही तुमको समझा रहे हैं कि क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी। कंटिन्यू इनको फ्लाई करना है, तो फ्लाई करने में एनर्जी लगती है, एनर्जी के लिए एटीपी चाहिए, एटीपी के लिए ग्लूकोज चाहिए, ठीक। तो ग्लूकोज के लिए खाना चाहिए। तो आप बर्ड को कभी भी ऐसे खाली बैठे नहीं देखते होगे, हमेशा कुछ चुगते रहते हैं, चुगते रहते हैं, चुगते रहते हैं, ठीक है, दाना वाना खाते रहते हैं या जो भी। तो उनके वो बीक को बहुत यूज करते हैं एंड वो कंटिन्यू डाइजेस्ट नहीं करते, वो स्टोर कर, ठीक है। खा लो फिर डाइजेशन होगा, इस तरीके का। और इस चुगने में वो कंकड़ भी चुगते हैं। कंकड़ क्यों चुगते हैं, ताकि अंदर वो एक तरीके का मैकेनिकल क्रशिंग का रोल करे, ठीक है। कंकड़ तो डाइजेस्ट होंगे नहीं, जैसे मैंने अर्थवर्म में भी बताया था, ठीक है। तो क्रॉप गिजर्ड वाला जो फैक्टर था वो यहाँ पे भी दिखेगा। तो इनके भाई जो ये कंटिन्यू चुगते हैं वो एक्चुअली क्या है, इनकी एटीपी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर, वो उड़ रहे हैं, वो फ्लाई कर रहे हैं, उसमें एनर्जी लगती है, ठीक है। दैट्स वाई इनका एक फीचर आपको देखने को मिलेगा, ये ऑलवेज चुगते रहेंगे, ठीक है बच्चा।
अब आप 4 वाला पार्ट देखो, 4 लिम्ब वाला, तो कैसे बोन्स न्यूमेटिक हो गई। ठीक है, अभी हम बोन्स पे आएंगे तो यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और हैं। फ्लाइंग मसल कैसे कनेक्ट होती है, क्या होती है, और इस तरीके से वो फेदर में रोल प्ले कर रही है, तो मतलब फ्लाइंग में हेल्प कर रही है। क्यों? ठीक है, ये अप स्ट्रोक हो गया, ये डाउन स्ट्रोक। ठीक, एक इंपॉर्टेंट बोन वाले पोर्शन में कील और स्टर्नम आता है, विश बोन आती है, दिस इज विश बोन। करेंगे अपन इन सब पे बात अभी, है ना। आपने टर्म सुना होगा विश बोन। ठीक, और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो इनके विजन से लेके और सेंसरी सिस्टम और बिहेवियरल पैटर्न में दिया जाता है, माइग्रेशन। आप इकोलॉजी में पढ़ोगे 12th के लास्ट यूनिट में, माइग्रेशन। चलो तुम लोग बताओ जरा, रिदा, कहाँ से कहाँ का है ये माइग्रेशन? लिखा हुआ है, चलो। ठीक है, तो आर्किटिक टर्न, दिस इज द बर्ड नेम। चलो साइबेरियन वाला बताओ तो जरा, साइबेरिया वाला कहाँ पे बर्ड माइग्रेट करके आते हैं? आर्किटिक टर्न, ये बर्ड है बेटा, ये सबसे लंबा माइग्रेशन तो बहुत सारे बर्ड करते हैं, लेकिन सबसे लंबा मतलब साउथ पोल से नॉर्थ पोल का माइग्रेशन ये शो करते हैं, और ये इनका लाइफ स्पैन ऐसे ही उड़ने में और जाने में वापस बीत जाता है, 6 महीने इधर 6 महीने उधर, इस तरीके का ये शो करते हैं। ठीक है, अब आपको एक इसमें कलर पे फोकस करना है, जो मैंने कलर वाली कैमोफ्लेज बताई है ना, अडॉप्टेशन, ये किधर है? आर्कटिक टर्न, अंटार्कटिक टर्न वहां पे है, तो वहां पे क्या होता है? बर्फ होता है। ठीक है, अपीयरेंस कैसा हो गया एनवायरमेंट का? व्हाइट। तो इन्होंने अडॉप्टेशन कैसा किया है? व्हाइट कलर के फेदर होते हैं। ओके बच्चों, ठीक है, तो सबसे लॉन्गेस्ट माइग्रेशन को शो करते हैं, एंड माइग्रेशन इज अ बिहेवियर पैटर्न। ठीक, आपके लिए कंडीशन सही नहीं है, आप हाइबरनेशन में नहीं, देखो ये वार्म ब्लडेड, वार्म ब्लडेड में दे डोंट नीड हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन, इनको हाइबरनेट करने की नीड नहीं है, इनको छुपने की नीड नहीं है, ये उड़ सकते हैं, ये माइग्रेट कर जाएंगे अगर इनके लिए कंडीशन सुटेबल नहीं है। ठीक है बच्चा, तो ये माइग्रेटरी पैटर्न को शो करते हैं, जब अनफेवरेबल कंडीशन है तो ये उड़ के दूर चले गए एंड वहां से वापस आ गए। और इसको इनको ट्रैक करने के लिए कि ऐसा कैसे करते हैं, दिस इज अगेन वेरी ह्यूज एरिया ऑफ रिसर्च। तो ये क्या यूज करते हैं, जैसे आपने छोटे पे एक पोएम पढ़ी होगी, सूरज किधर से उगता है, वो वाला डायरेक्शन वाला कुछ था ना, हाथ ऐसे करके खड़े हो तो परछाई किधर बनेगी, ऐसे एक हिंदी में पोएम थी। तो हम उसमें क्या ऑब्जर्व करते हैं कि सूरज किधर है इस टाइम और हमारी परछाई कैसे बनती है, हमारे क्या बोलते हैं, शेडो कैसे बनती है। ठीक है बच्चा, तो टाइम जब घड़ी नहीं होती थी तो टाइम देखने के लिए लोग सूरज की पोजीशन को ऑब्जर्व करते थे, और आज के डेट में भी लोग करते हैं कि कितना बाहर देख लिया, हाँ भाई सूरज दिख रहा है एकदम सर पे, मतलब नून हो चुका है, इधर वेस्ट साइड में मूव किया तो आफ्टरनून हो चुका है, सनसेट होने वाला है तो इवनिंग का अराउंड ये टाइम हो रहा होगा। तो इस तरीके के जब हम लोग वो पैटर्न को रीड करने के लिए यूज करते हैं, उसी तरीके से बर्ड्स कई चीजों के वाइब्रेशन, साउंड, इको, जो ट्रेस वगैरह चल रही है उनको सेंस करके इनको ये डायरेक्शन मिलता है कि भटक क्यों नहीं रहे, इधर से इधर क्यों नहीं चले गए, इधर से इधर क्यों नहीं चले गए, एंड रिपीटेड ये पैटर्न बार बार शो कर रहे हैं। एक बार होता है ना कि बाई चांस रास्ता भूल के आ गए हो, हम्म, लेकिन रास्ता भूलेगा तो सारे कैसे बार बार कैसे भूलेंगे, और रास्ता भूल क्यों नहीं रहे, तो वो प्रूफ हो गया कि ये इस तरीके का पैटर्न शो करते हैं। और अब तो चिप वगैरह आ गई है, इनके गर्दन में चिप लगा दिया, अब ये मूव कर रहे हैं तो वो पूरा पैटर्न डिटेक्ट होता है कि कहाँ है, किधर जा रहे हैं, और वो पूरा उनको सैटेलाइट से यूज करके दिखता है। ठीक है, तो एनुअल राउंड ट्रिप ऑफ द आर्किटिक टर्न, अब इसको ऐसे मत सोचना मैम बहुत बाहर की बात बता रही हूँ, इकोलॉजी में है ये, आपको एग्जांपल पढ़ना है और यहाँ पे आप कैरेक्टरिस्टिक्स में इसको रिलेट करो। इज अप्रोक्सीमेटली 71,000 किलोमीटर एज आर्किटिक टर्न कैन लिव फॉर ओवर 30 years. The total distance flown in a turn lifetime may be access 2.4 million kilometer. क्योंकि वो बार बार ऐसा पैटर्न शो कर रहा है और 30 साल की लाइफ है, तो वो उसकी लाइफ कैसे जा रही है, उड़ने उड़ने में जा रही है। दैट्स इक्विवेलेंट टू अराउंड 3 रिटर्न जर्नी टू द मून। फैक्ट है ये हम ये नहीं कह रहे कि आपको क्वेश्चन आएगा, बट इट इज अ जीके क्वेश्चन, ये आपको पता होना चाहिए। नॉट फॉर अ बर्ड विद अ मास ऑफ अ लिटिल ओवर 100।
भरतपुर इंडिया, वेरी गुड, है ना। साइबेरिया से राजस्थान में एक साइबेरियन बर्ड्स आते हैं, उसका भी लगाया है मैंने स्लाइड, ठीक है। दिस इज साइबेरियन बर्ड, ये भरतपुर में ये आते हैं हर साल। दिस इज हमिंग बर्ड, वेरी, ठीक है। कितनी छोटी है ये, आपको मधुमक्खी के साइज की दिखेगी, ठीक है। हमिंग बर्ड सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड में है, आपको इसका साइज समझ में आया इसलिए मैंने ऐसे इमेज लगाई, ठीक। और वेट इसका अराउंड 2 ग्राम 2.5 ग्राम, बस इतना ही होता है। 2 ग्राम तुम समझ सकते हो कि क्या ही होता है, हाँ, बहुत लाइट होता है। लार्जेस्ट की बात करें तो आपको पता है लार्जेस्ट एग में आप लिखते हो ऑस्ट्रिच, सिंगल सेल में आपने लिखा है ऑस्ट्रिच एग, वही ऑस्ट्रिच है। एंड ये फ्लाइटलेस होती है, ये भी ध्यान रखना है, एनसीईआरटी में मेंशन है एग्जांपल, ठीक। फ्लाइटलेस। अब इसके साइज को आइडिया लगाना है तो ह्यूमन with respect to average size of human you can relate. बाइपेडल मूवमेंट को शो करेगी, फ्लाइटलेस बर्ड है, पंख है फॉर द प्रोटेक्शन, फॉर द टेम्परेचर, एडोप्टेशन बाकी जो है, लेकिन ये उड़ नहीं सकती है, तो फ्लाइटलेस बर्ड में है। फिर ये तो भाई अपने क्या है, मोर। अच्छा पता है आपको बर्ड्स पर डायमॉर्फिज्म बहुत क्लियरली दिखता है। अभी तक हम लोग ये बोल रहे हैं कि हाँ मोनोशियस है, डायोसियस है, लेकिन हमने ये नहीं बोला कि सांप में आप मेल और फीमेल को पहचान, ठीक। अलग बाहर से मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंस दिखता है, जैसे मोर और मोरनी, इसमें आप बहुत क्लियरली देख, आपको पता है मोर सुंदर होता है, मोरनी सुंदर नहीं होती। ये अपने आप में एक वो है कि फीमेल माना जाता है कि हर 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 एनिमल में फीमेल्स आर ब्यूटीफुल, लेकिन मोर और मोरनी में मोर खूबसूरत होते हैं। ये वाले जितने भी आप देखते हो पंख वाली चीजें, ये सब मोर में होती है, और अपना तो नेशनल बर्ड है ये। तो अब यहाँ पे भी आप देख रहे हो इसके पंख में किस तरीके, और इसके रिस्पॉन्स को अगर आप इसके पैटर्न को समझते हो तो आपको पता है बारिश हो रहा है तो नाचने लगेगा सुबह के टाइम। तो इस तरीके की चीजों को ये लोग सेंस कर सकते हैं, इसका मतलब सेंसरी सिस्टम, ब्रेन, ये सब चीजें काफी इवॉल्व है। चलो इतनी कहानियों के बाद आ जाते हैं थ्योरी पे। एव्स क्लास फर्स्ट और सेकंड का यहाँ पे नहीं कह सकते, क्योंकि सीक्वेंस में ही आप एव्स पहले पढ़ रहे हो, लेकिन इवोल्यूशन में वार्म ब्लडेड दोनों एक साथ है, तो वार्म ब्लडेड सिर्फ ऐसे ही ध्यान रखो, फर्स्ट वर्स्ट नहीं। तो वार्म ब्लडेड क्या है, एव्स। लैटिन वर्ड है एविस, एविस का मतलब होता है बर्ड। अराउंड 9,000 प्लस स्पीसीज आर रिकॉर्डेड, ऑल टाइप्स ऑफ बर्ड्स आर इंक्लूडेड इन दिस क्लास। स्टडी ऑफ बर्ड इज नोन एज ऑर्निथोलॉजी, इसमें ऑर्निस का मीनिंग है बर्ड। अभी एक मूवी आई थी ना बर्डमैन पे, अक्षय कुमार का था उसका नाम 2.0, उसमें आपने देखा था, वो मूवी देखी है, उसमें देखा बिहेवियर पैटर्न जो उनका है, वो एक तरीके के साइंटिस्ट है और वो बर्ड्स पे स्टडी कर रहे हैं। वो मूवी इन पे ही बनी है, डॉक्टर सलीम पे, डॉक्टर सलीम अली पे ही वो मूवी बनाई गई, ठीक है। इंडिया के ऑर्निथोलॉजिस्ट थे। ऑर्नी मीन्स बर्ड्स, ऑर्निथोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड, ऑर्निथोलॉजिस्ट मतलब बर्ड की स्टडी करने वाले साइंटिस्ट, ठीक है। स्टडी ऑफ बर्ड्स ए ऊलॉजी, ऊगैमस से याद रखना, ठीक है। एग एग बोल रहे हो ना आप, ऊगैमस मेल फीमेल एग से आता है, वहीं से आप समझो ऊलॉजी। फिनोलॉजी, अभी जैसे मैंने बताया माइग्रेटरी मूवमेंट एक एरिया ऑफ रिसर्च है और इस पे वर्क होता है, दैट्स व्हाई उसको एक पूरी अलग ब्रांच बनाई गई है, फिनोलॉजी। तो स्टडी ऑफ बर्ड्स माइग्रेशन, अगेन सुनो, बर्ड के बारे में स्टडी करना ऑर्निथोलॉजी, बर्ड के मूवमेंट को माइग्रेशन को स्टडी करना फिनोलॉजी, बर्ड के एग के बारे में स्टडी करना ओलॉजी। Dr. Salim Ali was the great ornithologist of India and regarded as birdman of India. ठीक है। Birds are also known as bifeathered biped और glorified reptiles. इन्होंने ही कहा था, ये डायरेक्ट पूछा जाता है कभी। Feathered biped, हम लोग देखो हमने बोला मैमल्स में हम लोग, ठीक, जो बाइपेडल मूवमेंट को शो कर रहे हैं, और बर्ड यही है जो बाइपेडल
मतलब ऐसे जनरल शो कर रहे हैं, बाकी हम ऐसे नहीं बोल रहे अब तुम बोलो कि मैम हिप्पोकैम्पस में बाइपेडल था, वो सब बात नहीं कर रहे है ना। तो जनरल जो पूरी की पूरी क्लास है उसमें बाइपेडल मूवमेंट दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे पंख होते हैं, तो हमसे ये कैसे डिफरेंस है, फेदर बाइपेड। ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स, ग्लोरीफाइड क्यों, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे अभी हम लोगों ने बात की सारी चीजों को, उस तरीके की कई कैरेक्टरिस्टिक्स इनके अंदर डेवलप हुई, तो ग्लोरीफाइड हो गए। फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, आगे की तरफ मॉडिफिकेशन हुआ, विंग्स बन गए, एंड पीछे वाला पोर्शन स्ट्रॉन्ग हुआ, क्योंकि उसके ऊपर ही उनके पूरे बॉडी का वेट आ। जैसे हम लोग कहे तो नॉर्मली हमें पैरों की बहुत केयर करनी चाहिए, ठीक। दिन भर हमारे पैर, जैसे आप चीजों के यूज के बारे में बात करोगे तो एक कहा जाता है कि आपके सैंडल शूज बहुत कंफर्टेबल होने चाहिए, वो कोई फैशन के लिए नहीं है, उसके पीछे साइंस। आपको दिन भर उसको वेयर करना है, उस पे ही पूरे बॉडी का वेट जा रहा है, तो उसको आप ऑक्सीजन की सप्लाई और क्वालिटी अच्छी दो, ऐसा कुछ नहीं पहनो जिससे आपके पैरों में ब्लड के सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम, ठीक है, क्योंकि पूरे बॉडी का वेट बढ़ा है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी है, four limbs are modified into wings and hind limbs modified into strong leg. क्लॉज प्रेजेंट होंगे, क्लॉज का प्रेजेंट होना रेप्टाइलियन ओरिजिन है, ये स्केली फेदर का बनना रेप्टाइलियन ओरिजिन को शो करता है, ठीक है। अब हम जनरल बात करें तो हेड हो गया आपका, थोड़ा बहुत नेक वाला हिस्सा हो गया, जैसे किसी किसी में हंस वगैरह आप देख रहे हो, उसमें वेल डेवलप्ड आपको देख रहा है, ठीक है। शॉन शॉन ने एक एक्सपेरिमेंट किया है, तो उसमें क्या बढ़िया वाली गर्दन दिख रही है, ठीक। डायनासोर से इवोल्यूशन को वो भी रिलेट करता है, उसमें जैसे ऐसे ही थे डायनासोर, उसको आप छोटा करो तो आपको दिखेगा, वो रिजेंबल करता हुआ आपको शॉन से भी दिखेगा, क्लियर। उसकी सारी जो कह रहे हैं ना अटैकिंग चीजों को हटा दो और छोटा कर दो, तो आपको बहुत अच्छे से रिलेट होगा। नॉस्ट्रल वगैरह इंपॉर्टेंट होगा, एक इंपॉर्टेंट फीचर जो इनका है सिर्फ दैट इज बीक, इस पे डार्विन फिंचेस पूरा आपने पढ़ना है, वहां पे एवोल्यूशन है, वो बीक के शेप कैसे मॉडिफाई हो रहे हैं, इट इज डिपेंडेंट ऑन द फूड हैबिट, क्या फूड अवेलेबल है, वो क्या एज अ फूड ले रहे हैं, वो सीड खाते हैं, वो फ्रूट खाते हैं, वो इंसेक्ट खाते हैं, ठीक है। वो लंबी चोंच, जैसे आपने वो क्या बोलते हैं, वुड, हम्म, हाँ वुड पेकर, ठीक है, तो उसकी चोंच कैसी है, लंबी है, क्यों, क्योंकि उसको लकड़ी के अंदर डालना है चोंच को, तो उसके लिए उसको पॉइंटेड करना पड़ेगा। तो एडॉप्टेशन ड्यू टू द फूड हैबिट, उनके बीक के शेप एंड साइज में चेंजेस होते हैं, जैसे डार्विन फिंचेस है, तो वो एक ही स्पीसीज की बर्ड्स हैं, जो अलग अलग आइलैंड पे एक ही आइलैंड पे उन्होंने अलग अलग लोकेशन में अलग अलग हैबिटेट पे ऑब्जर्व किया, तो उसमें उनको फूड हैबिट जो अवेलेबल था उसके अकॉर्डिंग उसमें एडॉप्टेशन आ, मतलब कि किसी एक डार्विन फिंच से इतनी सारी फिंचेस का डेवलपमेंट हो गया ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट बीक साइज, वो इवोल्यूशन को शो करता है, इस तरीके के रेडिएशन इमेजन को, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट, पीछे पॉइंट एक है, आगे मल्टी डायरेक्शन, दिस इज डाइवर्जेंट, ठीक है। एक कॉमन एंसेस्टर से कई मल्टीपल डायरेक्शन में ड्यू टू एडॉप्टेशन, किसी भी, जैसे मैं डार्विन फिंचेस का दिया, तो ये फूड हैबिट के एडॉप्टेशन को शो कर। इसका दूसरा रूप क्या होता है, कन्वर्जन, ठीक है, अलग अलग जगह से एक पॉइंट पे चले, ये क्या हो गया, कन्वर्स मतलब श्रिंक हो रहा है, तो अलग अलग फीचर से और एक जगह के हैबिटेट पे चले गए, तो वो डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट पे डिफरेंट डिफरेंट फीचर को शो कर रहे थे, लेकिन एक हैबिटेट पे गए तो वो एक जैसे कुछ एडॉप्टेशन उनके पास आ गए, इसको बोलते हैं कन्वर्स। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना, ये एक पॉइंट पे आ रहा है, ये एक पॉइंट से जा रहा है, क्लियर है। ये इवोल्यूशन में एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ गए कन्वर्जेंट वाले में, और ये इवोल्यूशन में आगे जाके कई एक डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक को शो,
क्लियर है? बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड, दूसरे नाम क्या हो जाएंगे? होम्योथर्मिक, एंडोथर्मल। ठीक है, वार्म ब्लडेड का मतलब इनका टेम्परेचर इंटरनली रेगुलेट होता है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर बना के रखेंगे, एवरेज रेंज। ठीक है, क्या है वो टेम्परेचर? अप्रोक्सीमेटली 100 फ़ारेनहाइट। अपना टेम्परेचर कितना है? रोज आते हो लेते हो ना? हाँ, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस एंड 98 पॉइंट समथिंग फ़ारेनहाइट में रह सकते हैं। लेकिन ये डाइवर्सिटी है बेटा, अगेन एडॉप्टेशन। ओके, अलग अलग जगह पे अलग अलग रेंज में आप इसको दे सकते हो। पर ये ध्यान रखना, वार्म ब्लडेड इंटरनल टेम्परेचर इज रेगुलेटेड। बताओ जरा फातिमा, कौस्तुभ, प्रणव, इसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? रेगुलेटर है या ये कन्फर्मर है, या पार्शियली कन्फर्मर पार्शियली रेगुलेटर होंगे? तुम आंसर करो, बाकी तुम लोग सुनते रहो। बॉडी टेम्परेचर रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट 100 फ़ारेनहाइट। बॉडी इज बोट शेप एंड स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन हम फिशेस में भी देख रहे थे, रेप्टाइल में मैंने बताया नहीं, लेकिन रेप्टाइल में वर्सेटाइलिटी है। ठीक है, आपको क्रोकोडाइल अलग दिख रहा है, लेकिन एवरीवेयर देयर इज अ सिलेंड्रिकल एंड इलोंगेटेड स्ट्रक्चर। स्नेक के केस में आप देख रहे हो तो वो लैटरली सिलेंड्रिकल हो गया, जैसे हमने शार्क के केस में बताया था। क्रोकोडाइल के केस में आप देख रहे हो तो इट इज समहाउ सिलिंड्रिकल एंड फ्लैटन, डॉर्सली वेंट्रली फ्लैटन भी शो कर रहा है, तो बीच में वाइडर है। रेप्टाइल्स के केस में लेजर्ड में भी क्रोकोडाइल को छोटा कर दो तो लेजर्ड हो जाएगी। ठीक है, बॉडी इज बोट शेप। नाव बनाइए, चलाइए, पानी बारिश के बाद यहां से स्ट्रक्चर लो, कुछ ऐसा ही होता है जो बीच में मैंने बताया है, कुछ ऐसे ही बनाते हो ना। इसको सीधा कर दें, ऐसे ऐसे बनाते हो, हाँ, तो बोट शेप समझ में आ रहा है? ये हेल्प करेगा उसको जब वो हवा को चीरते हुए उड़ रहा है। स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीमलाइन बॉडी सेम है, जैसे पानी में फिशेस मूव कर रही हैं तो वो पानी को चीर रही हैं, पानी के अगेंस्ट में डायरेक्शन अपने को मूव करा रही है। इनका क्या है, ये हवा में मूव कर रहे हैं, तो स्ट्रीमलाइन तो दोनों कॉमन हो गया। और जो फेदर का अपीयरेंस है, फेदर को अंदर जाना है और बॉडी का लाइट वेट बना के रखना है, उन सभी चीजों में बोट शेप इनको हेल्प करती है। तो streamline and boat shape, this is again adaptation for flying. Body is divided into head, neck, trunk, tail. Neck is long and flexible, मोनोकॉन्डलिक होता है, घुमाते रहते हैं, हमेशा हिलते रहते हैं, ठीक है, एक्टिविटी करते रहते हैं। The characteristic feature of birds are presence of feather, पंख, ठीक है, modified reptilian scales है। क्या हो गया? modified reptilian scale है। It is the evolution point of कि ये reptile से origin हुए। All over the body provide coloration, identification, coloration, ठीक है, feather की characteristics हुई, अलग अलग टाइप के आपको कलर दिख रहे हैं, कुछ में कॉमन भी दिख रहे हैं, कुछ में पिगमेंटेड भी दिख रहा है। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ में उसका फेदर आइडेंटिफिकेशन फीचर नहीं, उसका कंठ आइडेंटिफिकेशन फीचर, ठीक है, यहाँ पे उसके ब्लूइश पिगमेंट है पूरे स्केल पे, क्लियर। एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड, ऑस्ट्रिच एग्जांपल याद रखना, अब बाद में रिपीट करें। फेदर्स कीप देम वार्म एंड आल्सो मेक बॉडी वेट लाइट। फेदर को आप ऐसे समझो जैसे आपको ठंड लगी और आपने जैकेट पहनी, ठीक है, तो हमें जैकेट ऐसे नहीं होता है कि जैकेट के अंदर कोई क्वालिटी है कि वो हमें गर्मी प्रोवाइड करता है। जैकेट को आप ऐसे टांग दो तो वो गर्म नहीं लगेगा, बट क्या हुआ कि हमने जब उसको वेयर किया तो हमारे अंदर से जो हीट निकल रही थी, वो हीट इन्वायरमेंट में जाने के बीच में एक बैरियर है, हमारा जैकेट, उसकी वजह से हमको क्या ठंडी से प्रोटेक्शन फील होगा। तो इनके पास क्या है, नेचुरल जैकेट है,
फेदर। तो ये वार्म ब्लडेड है, एटीपी इतनी ज्यादा बन रही, देखो एटीपी का बनना आपके टेम्परेचर को राइज होना बताता है। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट आप करना, जब आप खेल रहे हो दौड़ रहे हो उसके बाद आप अपने आप को टच करो, आपका टेम्परेचर हल्का सा राइज मिले। आप परेशान हो, टेंशन में हो, ठीक है, नींद नहीं आ रही है, उस टाइम भी आप देखोगे तो आपका टेम्परेचर हल्का सा आपको राइज हुआ मिलेगा। क्यों? क्योंकि अंदर बहुत सारे एटीपी आप जलवा रहे हो, और हमने बताया कि 60% लॉस हो जाता है, 40-45% के करीब आपने एटीपी में कन्वर्ट किया, जो भी ग्लूकोज से एनर्जी निकल रही। ठीक है बच्चा, तो जब 60% बाहर निकली तो वो कहाँ गया? आपको एक टेम्परेचर फील हो रहा है। क्लियर? तो इसी तरीके से इनके भी मैकेनिज्म है, ये हमसे ज्यादा एटीपी सिंथेसिस करा रहे हैं, तो उस टाइम में इनको फेदर जो है उसने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करना है। वार्म एंड आल्सो मेक बॉडी वेट लाइट। ठीक है, उड़ने में हेल्प कर रहे हैं, बॉडी के वेट को लाइट रखे। अब कोई भारी सी चीज लगा दो, वो उड़ना स्टार्ट किया, पता चला थक गए, बैठ जाएंगे फिर। ठीक है, तो हल्के हल्के वेदर्स हैं लाइट वेट के, जिससे वो उड़ रहे हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ एपिडर्मल स्किन की बात है। ठीक, स्किन इज ड्राई एंड विदाउट ग्लैंड। एम्फीबियन में स्किन पे ग्लैंड थी, रेप्टाइल में, कुछ रेप्टाइल्स में ग्लैंड थी, ड्राई थी मेनली, वहां पे भी स्किन, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ तो मॉडिफाइड हो रहे हैं, स्किल्स है, फेदर है, तो ग्लैंड लेस है, एक्सेप्ट एक आपको ग्लैंड याद रखना है, ऑयल ग्लैंड या प्रीन ग्लैंड। ठीक है, अब आप फिर से कभी बर्ड को वॉच करना, तो वो अपने बीक से पीछे के साइड पे हमेशा ऐसे घूम घूम के ऐसे बीक लगाते रहती है, मतलब समथिंग इज अनइजीनेस सा फील करती है। ठीक है, आपको जैसे कोई भी गोंद वगैरह कहीं प्रोजेक्ट बनाते वक्त चिपका हो, तो आप कैसे ऐसे छुड़ाते रहते हो, पैटर्न को समझो, है ना, कुछ अनइजी सा लग रहा है, फेविक्विक की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो तो स्किन ले जाता है। ठीक, नॉर्मल अगर आपको कोई फेविकोल वगैरह लगा है तो आपको ऐसा लगता है कि किसकी, तो बच्चे खेलते भी, हमने भी बहुत खेला, ऐसे लगा के हम उखाड़ते ठीक, तो मतलब कि आप लेयर निकाल रहे हो, जमा के अपने हाथ का प्रिंट निकाल रहे हो। तो उस तरीके की चीज क्यों आप अननोइंगली भी ऐसे ऐसे करते रहोगे, समथिंग आपके हाथ में कभी भी कुछ हो। तो उसी तरीके से प्रीन ग्लैंड इनके पीछे के साइड में है, कॉर्डल रीजन के साइड में, और वहां से थोड़ा सा ऑयल जैसा सिक्रेशन होता है। ठीक है, इसको यूरोपॉइजियम भी बोलते हैं। यूरो मतलब यूरोकॉर्डेटा में मैंने बताया, यूरो मीन्स टेल। ठीक, तो यूरोपॉइजियम फाउंड ऑन टेल और यूरोपॉइजियम, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पढ़ते हैं। ओके, क्लियर है बच्चों? Caprine gland is related to birds. These glands secrete oil which lubricates well. ठीक है, सब कुछ ड्राई ड्राई है तो बेटा मॉइस्चराइजर तो लगाएंगे नहीं वो उठ के। ठीक, तो उनके पास नेचुरली क्या है, फेदर को लुब्रिकेट करने के लिए, जहां से फेदर अटैच्ड हो रहे हैं वहां तक की सप्लाई के लिए ऑयल का सेक्रेशन हो रहा है। एंड इंटरनल भी होता है स्किन, इंटरनल स्किन जो है वहां पे भी। फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स व्हिच हेल्प इन फ्लाइंग। हिंड लिम्स आर बेस्ट एडॉप्टेड फॉर क्लास्पिंग। अच्छा देखो, अभी मैंने बोला सपोर्ट का, ठीक है, खड़े होने का, उसके अलावा आप सोचो, आपने देखा है तार पे बैठे हुए बर्ड्स को, ठीक है, ब्रांचेस पे बैठे हुए, तो वो वहां पे उसको होल्ड करने में भी हेल्प कर रहे हैं। क्लास्पिंग द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज और पर्चिंग फॉर वॉकिंग, स्विमिंग। ठीक है, डायरेक्शन, जैसे आप डक वगैरह में देखो तो उनके वेव लगाया है, ठीक है, चलो दिस टाइम ये शो करता है कि वो पानी में जाते होंगे, एक्वेटिक नहीं है, वो पानी के अंदर डूबने वाले नहीं है बेटा बर्ड्स, है ना, उनका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्लाइट, लेकिन हाँ वो पानी में जा रहे हैं, हंस हुआ, डक हुआ, ये पानी में गए, घूम घाम के बाहर आ गए अपना फूड वूड लेके, तो उस टाइम में इनको थोड़ी बहुत स्विमिंग करनी पड़ती। ठीक है, अभी आपने मॉडिफाइड, जैसे हम अंडर वाटर की बात करें तो वहां पे फुट में लगा के शूज का मॉडिफिकेशन बना दिया गया, और इस तरीके के आपको फ्लिपर्स जैसे स्ट्रक्चर दिखेंगे, ह्यूमन भी पहन रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे वो स्विमिंग के लिए, अब बन तो जाएगा नहीं, हम लोग ऐसे जाते वक्त तो रूप बदलने वाले नहीं है, वो सब तो सच में कलर्स पे ही होते हैं सीरियल में। ठीक, एकदम से मॉडिफाइड हो जाएगी body। तो ये स्ट्रक्चर इनको एडॉप्टेशन को शो कर रहा है, थोड़े टाइम के लिए वाटर में जा सकते हैं। फिर देख रहे हो आप जैसे क्लॉज का होना,
ठीक है, क्रो, वुड पिकर। ठीक, डिजिट का ये 1 to 4 डिजिट हो सकते हैं बेटा, अभी आते हैं इन सब पे। तो काम देख रहे हो आप, पर्चिंग और चलो, तो फोर लिम्स और एंड लिम्स के मॉडिफिकेशन पे है हम लोग। अब पॉइंट्स कैसे क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करेंगे, थोड़ा वो भी ध्यान दे। फोर लिम्स आर मॉडिफाइड, ये हमने देख लिया, हेल्प इन फ्लाइंग। हिंड लिम्स आर बेस्ट एडॉप्टेड, फंक्शन को देख लिया। एंड हिंड लिम्स में ही अगेन दिखा है स्केल्स आर फाउंड, यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, दीज आर स्केल्स, वो है मॉडिफाइड स्केल। स्केल्स कन्वर्ट हो जाना अलग बात है, और जैसे स्केल्स प्रेजेंट है उस तरीके की रफ स्किन और स्केल अगर क्लॉज पे दिख रहा है, फुट पे दिख रहा है, वो क्या हो गया, रेप्टाइल के ही जैसा हो गया, मॉडिफाइड नहीं हुआ। तो क्वेश्चन आता है कि मॉडिफाइड स्केल्स, तो आप फेदर को करोगे और उसमें 4 लिम्ब आएगा। क्वेश्चन आता है स्केल्स आर प्रेजेंट, देन आंसर इज ओनली ऑन हिंड लिम्ब, पीछे के लिम्ब में, जो कि आपके पैर जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। और कल भी मैंने एक स्टोरी आपको बताई थी कि अगर मोर नाचते नाचते अपने पैर की तरफ देख लेता है तो वो सैड हो जाता है, उसका बिहेवियरल पैटर्न है, और वो नाचना बंद कर देता है। ठीक है, तो पैर उसके कुछ इसी तरीके के हैं, समझो। ठीक, क्लियर बच्चा। तो पैर पे स्केल है, स्केल कैसे हमने बताया था, खुरदुरे, रफ, ऊपर से तो पूरा इतना खूबसूरत खूबसूरत है। तो उस तरीके से आप याद रखना, ये स्केल्स अगर पूछ रहा है देन आंसर इज ओनली ऑन हिंड लिम्ब, रेप्टाइलियर ओरिजिन कोई भी शो कर रहा है, रिलेशनशिप है। और यहाँ मॉडिफिकेशन। डिजिट की बात करें, फिंगर डिजिट कितने हैं, 1 to 4, टोज बेयर हॉर्नी क्लॉज, क्लॉज प्रेजेंट होगा, अगेन ये रेप्टाइल से रिलेशनशिप है। द विंग्स आर वर्क बाय पावरफुल फ्लाइट मसल्स होंगे यहाँ पे, और उसी को बोलते हैं फ्लाइट मसल्स और ब्रेस्ट मसल, जो आगे के स्टर्नम से ज्वाइंट होते हैं। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट फीचर है, उस पे आते हैं। अटैच टू द लार्ज स्टर्नम, जिसको ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। हम लोगों में भी है, रिब्स जो इस तरीके से दोनों साइड से आ रहे हैं, उनको बीच में जिसने अटैच कर रखा है वो हमारा स्टर्नम है, ब्रेस्ट बोन। ओके, एंड जो पीछे से अटैच कर रखा है वो है वर्टिब्रल कॉलम। तो अभी आप नाम लिख लेना, ब्रेस्ट बोन, स्टर्नम। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चंस को और उन पॉइंट को समझो। पहले हम यहाँ पे डायरेक्ट आपको स्केलेटल पे ले जाते, चलो सीक्वेंस। ठीक है, तो जनरल फीचर में हमने ये सारी बात की। अब आ जाते हैं सिस्टम में आए, तो फर्स्ट आ गया डाइजेस्टिव सिस्टम। पुरानी कहानियां सब कॉमन चल रही है, ट्यूब विद इन ट्यूब, प्लान, फलाना ढिमकाना, माउथ, एनस, क्लोएका, वो सब चल रहा है अभी, है ना। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैज एडिशनल चैम्बर, द क्रॉप एंड गिजर। पहले आप इसका नाम कहाँ सुन चुके हो, क्रॉप एंड गिजर, एनेलिडा में, क्रॉप एंड गिजर। ठीक है, एनेलिडा में आ चुका है। एसोफेगस इज मॉडिफाइड इनटू क्रॉप। अब ये क्या है, ज्वाइंट स्टमक टाइप से बिहेवियर को शो करेगा, है ना। मैंने बताया ना, कंकड़ पत्थर सब खा लिया, अब वो खाते जा रहे, दाना चुगते जा रहे हैं, उसके बाद वो डाइजेस्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन, जो ऑलरेडी एसोफेगस पर प्रेजेंट है, एसोफेगस रहेगा, लेकिन एसोफेगस का ही टर्मिनल वाला पॉइंट मॉडिफाइड हुआ और क्या बना, क्रॉप और गिजर। क्रॉप फॉर क्विक फूड इंजेशन, जैसे आप कोई चीज आपको बोले कि चले जाओ मॉल में और ग्रोसरी वाले सेक्शन में जाओ, बकेट वो ट्रॉली ले लो और उसमें डालो, 1 मिनट का टाइम है, तो आप कैसे स्टार्ट करोगे, बहुत तेजी से डालो 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 डालो। अभी वो बकेट ना हो तो आप रिस्ट्रिक्टेड हो जाओगे, आपके हाथ में जितनी चीजें आएंगी। अब वो अलग बात है, जैकेट वैकेट पहन के गए, चेन खोला, भर लिया, वो सब नहीं। ठीक है, मतलब कुछ भी करोगे तो आपको एक स्टोरेज चाहिए। उसी तरीके से क्या है, जो जल्दी जल्दी इनके क्विक फूड को इनटेक कर रहे हैं वो इंजेशन, दैट इज नॉट डाइजेशन, गलती नहीं करनी। ठीक है, इंजेशन, तो वो उस तरीके का एक पैकेट लाइक स्ट्रक्चर वहां पे वो स्टोर करते जाए। एसोफेगस में रोकेंगे तो फंसेगा ना बेटा, समझो, कोई ट्यूब होगा तो वहां पे तो फंसेगा, तो ट्यूब से आगे जाके अभी डाइजेस्ट नहीं हुआ है वो सब जाके इकट्ठे हो जाए, तो वैसा स्ट्रक्चर क्या है, पैकेट लाइक स्ट्रक्चर, क्रॉप। ठीक है, क्विक फूड इंजेशन एंड
स्टोरेज एंड गिजर्ट फॉर क्रशिंग द फूड। अब गिजर्ट मस्कुलर भी है, गिजर्ट में पत्थर भी आ रहे हैं, इन सभी चीजों से क्या होगा, वहां पे जो मूवमेंट होगा अब उसमें क्रश होता जाएगा, फूड जो होगा वो क्रश हो जाएगा, पत्थर जो है वो एज इट इज रह जाएगा। क्लियर बच्चा? तो गिजर्ट फॉर क्रशिंग द फूड। पता नहीं तुम लोग भूलोगे नहीं, मैं तो इस नाम से ही, मेरे को ये नाम ही ऐसा रेजर ग्रीजर टाइप का लगता है, तो मुझे तो ये हमेशा रिलेट रहता है कि गिजर्ट फॉर क्रशिंग, क्रॉप फॉर स्टोरेज, ठीक है, गिजर्ट में क्रशिंग, विच इज swallowed अनमेस्टिकेटेड। अनमेस्टिकेशन क्या होता है, वही मिक्सिंग, जैसे हम लोग सलाइवरी ग्लैंड, दांत, जीभ, इन सब चीजों को यूज करके जो फूड यहाँ पे चबाते हैं, ठीक है, कहा जाता है ना खाना अच्छे से चबा के खाना चाहिए, बस खाते जाओ घुटते जाओ, ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग का कोई क्रॉप और गिजर्ट नहीं है। आप जितना कम मैस्टिकेटेड करके फूड अंदर कर रहे हो उतना स्टमक पे लोड आएगा, जितना स्टमक पे लोड आएगा स्टमक काम करेगा, तो आपको कभी एब्डोमिनल पेन आता है, डाइजेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, तो उस तरीके की चीजें फील होती है, इसलिए बोलते हैं अच्छे से चबा के, क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड ही डाइजेशन स्टार्ट कर देती है। तो वो क्या हो जाता है, मैस्टिकेटेड फूड, जिसमें आपने अच्छे से दांतों से चबाया, जीभ से, जीभ की हेल्प ली, उसमें टंग की हेल्प ली एंड सलाइवा का हेल्प लिया, तो वहां पे जो फूड होते हैं वो फूड से आ जाता है टर्म बोलस, अपने बक्कल कैविटी में, है ना। फिर फूड नहीं बोलते उसको, आप जनरल बोल सकते हो, आप टेक्निकल टर्म बोल रहे हैं तो वो बोलस हो गया, तो बोलस को एसोफेगस में पास ऑन कर, ठीक है बच्चों। अभी यहाँ पे क्या हुआ, जल्दी जल्दी खा लिया, तो क्या हो गया, कैसा फूड है वो, अनमेस्टिकेटेड। क्लियर? अब आप वो चीज समझ रहे हो, क्रशिंग कैसे होगा, मसल्स ऐसे ऐसे मूव कर रही हैं तो वो दबाएंगे, बीच में कंकड़ होंगे, उसके आसपास जो फूड होगा वो क्रश होगा। क्लियर है बच्चों? कैनाल तो आपको पूरी कंप्लीट दिख रही है, माउथ एंड क्लोइका प्रेजेंट होता है, इसलिए बेटा क्लोइका को जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो उसी ओपनिंग को आप एनस कहोगे, तो हम ये नहीं बोलते हैं कि एनस एब्सेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अकॉर्डिंग माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट होंगे। फिर आपको क्रॉप दिख रहा है, गेजर्ट देखो, बाकी आपको लीवर, स्प्लीन, ये सब चीजें आ ही चुकी है, इंटेस्टाइन वगैरह पहले से ही आप देख रहे थे, ठीक है, पोजीशन हो जाती है, तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि हाँ डाइजेस्टिव सिस्टम तो वेल डेवलप्ड वाला जो चल रहा था उसी में क्रॉप और गेजर्ट का फॉर्मेशन हो गया। अब कलेक्टिवली इनको अपन क्या बोलते हैं, स्टोमक, पहले भी लिखवाया है एक बार, एक साथ ही कैसा बिहेव शो किया, स्टोमक। ओके बच्चों, एनाटॉमी की बात करें, अभी हम यहाँ पे कुछ चीजें आपको मार्क कर रहे हैं, वो देखो आप, लंग्स आपको दिख रहा है, स्टमक वाला पोर्शन क्रॉप गेजर्ट के बीच में मार्किंग कर दिया, कोई बात नहीं, वो प्रोवेंट्रिकुलस क्रॉप गेजर्ट का ही पार्ट होता है, ठीक। ड्यूडेनम वगैरह, चलो आपको ड्यूडेनम, इलियम, इंटेस्टाइन के पार्ट हो गए। डक्ट, अभी आपने सलाइवरी ग्लैंड की एंट्री के बारे में नहीं पढ़ा, तो बक्कल कैविटी है, एसोफेगस है, लेकिन अभी हमने किसी में भी सलाइवरी ग्लैंड मेंशन नहीं किया, वो आएगी मैमल्स में, ठीक है। तो कंपैरेटिव आपका जो चल रहा है वो भी आप चलते रहना। ब्रेन देखो आप, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड देखो, तो वर्टिब्रल कॉलम भी होगा यहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड के बाहर की कवरिंग वर्टिब्रल कॉलम, ब्रेन के ऊपर की कवरिंग क्रेनियम, तो इस तरीके से आपको एक बड़ा प्यारा सा अभी डेवलप टाइप का, और कैविटी जो है, जो सेलोमिक कैविटी है, उसमें प्रॉपर लोकेशन मिल चुका है सारे ऑर्गन सिस्टम को, इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन देख सकते हो। इसको वेट में लाइट रहना, दैट्स वाई यहाँ पे एक स्ट्रक्चर यूरिनरी ब्लैडर को हटाया जाए, अभी हम लोग आते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में, ताकि यूरिन का स्टोरेज ना हो, और आपको पता है ये यूरिकोटेलिक है, बताया मैंने जनरल में आपको, ठीक। तो यूरिनरी ब्लैडर का नीड भी नहीं है, और वेट को भी लाइट रखना है। पिजन और क्रॉप मिल्क इज सिक्रेटेड बाय बोथ सेक्सेस। अब ये एक जीके का भी क्वेश्चन है अगेन, और आपको थोड़ा सा ध्यान भी रखना पड़ेगा, मैमल्स में नहीं जाएगा, मिल्क आते ही हमें ऐसा नहीं चले जाना है कि मैमल्स में। जो क्रॉप स्ट्रक्चर आप देख रहे हो उसी में कुछ सेल्स हैं, कुछ मॉडिफाइड सेल्स हैं जो मिल्क को प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, उसको फिर एसोफेगस से ये बीक पे रखती है। तो आप जनरली देखोगे जो छोटे, जैसे मेरी तो बालकनी में, अगर तुम निसर्ग विहार के साइड में मेरा घर जानते हो तो तुम्हें बाहर से पता चल जाएगा कि कौन सा मेरा घर,
मेरी बालकनी पूरे चद्दर से पैक है, 3rd फ्लोर पे सबसे कॉर्नर में, और उसके अंदर अभी भी कबूतर है, ठीक, और वो ना आए इसलिए हमने वो कर रखा, हम चढ़ चढ़ के करते रहते हैं, वो उसको हमसे ज्यादा सेंसरी सिस्टम स्ट्रांग है ना, तो जहां जहां मैंने लगाया था बैरियर की यहाँ से एंट्री नहीं कर पाएंगे, उसको वो चोंच से मार मार के उसके अंदर आ चुके हैं। अंडे हैं, बच्चे हैं, दूसरा अंडा है, अब ये बच्चे के बड़े होने का वेट करेंगे, तब तक वो अंडा हो जाएगा। ये सीक्वेंस चल रहा है, लगभग 1 साल से ऊपर हो गया। तो ना मेरी बालकनी हट रही है, ना वो साफ हो रही है, ना कुछ हो रही है, क्योंकि वही थोड़ा एथिकल चीजें, ना हम अंडा हटा सकते हैं, ना हम बच्चा भगा सकते हैं। तो एक बार बीच में मूवमेंट आया था जब हम ये कर सकते थे, तो हमने पैक किया, उसके बाद उन्होंने उसको हटा दिया, 2 दिन लगा हमें बस, फिर मैंने कहा ठीक है, अब रहो, हम रेंट दे रहे हैं, तुम भी। तो ये सब चीजें क्या है कि हाँ, उनको लोकेशन पता है, वो इसी बालकनी में रह रहे हैं, उनको पता है उनका एग इसके अंदर है, उनको पता है कॉर्नर वाली जगह उनको चाहिए, बालकनी में भी कॉर्नर ले रखा है, ठीक है, बैग देने का उनका एक प्रॉपर प्लेस है, और बैठने घूमने बतियाने का उनका एक अपना प्लेस है, पूरी मेरी बालकनी कवर्ड। तो उस केस में मैं बताना ये चाह रही कि अभी जो डेवलपिंग वहां पे विजन के बच्चे हैं, वो क्या करेंगे, हमेशा बिग के पास ऐसे ऐसे फीड करते रहेंगे। व्हाट इज दैट? दैट इज नॉट मेमोरी ग्लैंड, दैट इज नॉट द मैमल्स कैरेक्टरिस्टिक, इट इज अ क्रॉप मिल्क बोलते हैं इसको, या क्रॉप प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है बच्चों। उसी क्रॉप स्ट्रक्चर से वो फॉर्म हुआ है, और वो वहां से बाहर की तरफ आएगा और वो उससे फीड कराएगा अपने बच्चों को। क्लियर है बेटा? लेकिन दिस इज नॉट द मेमोरी ग्लैंड, ये ध्यान रखना। मेमोरी ग्लैंड इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ mammals. A three-chambered cloaca is present in the bird. क्लोएका बेटा याद रखो, क्लोएका अभी तक क्लोएका की तरह चल रहा था, अभी थोड़ा सा फोल्ड बन रहा है उसमें, और उसमें चैम्बर बन गए, 3 सिस्टम 3 चैम्बर, लेकिन ओपनिंग अभी भी एक है। क्लियर? आपने अंदर के साइड में पार्टीशन कर दिया, जैसे मैं इसी रूम को पार्टीशन करना चाहूँ तो इधर से कुछ कर्टन लगा दिया तो पार्टीशन हो जाए, लेकिन रहेगा यही रूम। तो क्लोएका इज क्लोएका। jaws are modifies into horny beak, horny beak मतलब रिजिड, ठीक है, जैसे नेल्स वगैरह अपने रिजिड है ना, इस तरीके के हॉर्नी बीक रहेंगे, which is toothless except archaeopteryx। जहां से हमने इवोल्यूशन में पॉइंट लिया, उनके पास क्या थे? टूथ थे, टीथ थे। लंग्स पे आ जाओ बच्चों, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे स्पॉन्जी लंग्स। अब देखो बेटा, जितना उड़ेंगे, जब हमने बोला कि एटीपी का प्रोडक्शन, उसमें हिडन है ऑक्सीजन का इनटेक, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कैसे होगा, जब ऑक्सीजन उसमें आ रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन में ही तो होगा। पढ़ा है ना बेटा, मैंने बताया सेलुलर रेस्पिरेशन इज द कॉमन प्रोसेस फॉर प्लांट, एनिमल, फंजाई, ऑल। जहां पे भी एरोबिक हो रहा है, सेम प्रोसेस से हो रहा है। यूकैरियोटिक होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होगा। तो अब इसमें आप देखो, एयर की ज्यादा नीड पड़ रही है, तो एयर की नीड पड़ रही है, तो ब्रीदिंग फास्ट चलेगा इनका, जैसे हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, मस्कुलर मूवमेंट फास्ट हो जाता है, टेम्परेचर राइज हो जाता है। तो कोई एक सिस्टम नहीं है, दिस इज कोलैबोरेटिव ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गन सिस्टम आपस में कनेक्टेड होके वर्क। तो फूड का जैसे इंटेक हाई किया आपने, वैसे ही आप ब्रीदिंग का इंटेक हाई करो। ब्रीदिंग में अभी हमने फूड के लिए एक पैकेट दे दिया क्रॉप, ब्रीदिंग के लिए भी पैकेट दे दो एयर सैक। ध्यान रखना, फ्रॉग के केस में हमने बताया था प्रेशर, बक्कल बक्कोफेरेंजियल वाले में वो कलेक्ट करेंगे और उसके बाद वो उसको ट्रांसफर करेंगे लंग्स में। यहाँ पे क्या है, आसपास एयर सैक होंगे, एयर सैक में एक्स्ट्रा हवा भरी रहेगी, ताकि उनको उड़ते उड़ते सांस की कमी हो गई तो बेटा क्या करेंगे वो, सांस इज अ वेरी वाइटल प्रोसेस, ऑक्सीजन इज वेरी वाइटल। तो इनके पास एडॉप्टेशन क्या, देखो ऐसे समझो, इनके पास एडिशनल एयर सैक प्रेजेंट, दिस इज अगेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बर्ड्स। अब हवा है तो वेट भी लाइट रहेंगे, और इन एयर सैक ने जगह ले ली, तो वहां पे सेलुलर टिश्यू कम हो गया। समझो, अगर मैं कहूँ कि मेरे को एक कार्टन है, उसको लाइट वेट रखना है, बहुत लाइट है वो, ठीक है, और सेम साइज का कार्टन भारी है, या उससे छोटे साइज का हम भारी कर सकते हैं, तो इधर हम एक अंदर बलून फुला के रख दे या एक पॉली बैग रख दे, तो उसने क्या किया, एयर को ऑक्यूपाई कर लिया और वो फिल, वॉल्यूम कंप्लीट है उसका, एरिया कवर कर लिया उसने।
इधर हमने एक लकड़ी का टुकड़ा रखा या लोहे का टुकड़ा रख दिया, तो उससे छोटे में भी हम देख रहे हैं कि ये वेट में ज्यादा है। तो अगर बॉडी में एयर सैक में ये अगर एयर सैक प्रेजेंट है बेटा तो इतनी जगह तो लिया इसने। अगर ये जगह नहीं होती तो या तो टिश्यू होता, या तो ऑर्गन होता, या तो फिलोमिक फ्लूइड होता, कुछ भी होता, इससे भारी होता। तो अगेन ये आप ध्यान रखोगे, ये फ्लाइंग के लिए अडॉप्टेशन है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, लाइट वेट रहा है बॉडी। समझ रहे हो? तो एयर सैक जब इंस्पायर करेंगे उस वक्त जो ज्यादा उन्होंने इंस्पायर किया उसको स्टोर कर, जब एक्सपायर करेंगे और उनको एयर की कमी होगी तो वो एयर सैक से ले लेंगे। दोनों तरीके से ये इट एक्ट लाइक अ रिजर्वायर, रिजर्व है, वहां पे एयर इनके लिए रिजर्व है। जैसे आपने फिशेस में एयर ब्लैडर का देखा था, वो बायोन्सी के लिए था, वो तैरने के लिए था, ये फ्लाई करने के। क्लियर है बच्चा? एंड जो लंग्स है वो कैसे स्पॉन्जी, इलास्टिसिटी होनी चाहिए। For are present for respiration, air sacs are also formed. Air sac connected to lungs for supplement respiration. Supplementary. ठीक है, आप सप्लीमेंट्री सीट वगैरह लेते हो ना एग्जाम में, एक तो मेन बुक मिलता है, उसके बाद आपको एक्स्ट्रा चाहिए होता है, तो वहां पे बोलते हैं सप्लीमेंट्री चाहिए क्या किसी को, ठीक, एक्स्ट्रा। तो हमें ऑलरेडी वो जो एक रेस्पिरेशन की साइकिल को कंप्लीट करना है, उससे ज्यादा एयर, या एक साइकिल में जो एयर को निकालना है उससे ज्यादा एयर, ऑलवेज रिजर्व वाला पार्ट कहाँ रहेगा? एयर सैक। ओके बच्चों, अब आपको फेरिंग्स आ चुका है, लैरिंग्स हम लोगों में होता है, बीच में एक है सैरिंग्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स, सैरिंग्स। तो बर्ड का जो वोकल कॉर्ड है वो लैरिंग्स नहीं होता है, वो होता है सैरिंग्स, टर्म याद रखिए। साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन एट द जंक्शन ऑफ ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई, दोनों टर्म समझ में आ रहे हैं ना? ऑफ बर्ड इज कॉल्ड सैरिंग्स, और इसी को हम लोगों में क्या है? वोकल कॉर्ड लैरिंग्स। ठीक है, जैसे कोयल गाना गा रही है, चिड़िया चहचहा रही है, तो बेटा वो कैरेक्टरिस्टिक्स उनको किसी चीज से डेवलप हो रही है, क्यों उनको उतनी मीठी आवाज उनकी क्यों आ रही है? ठीक है, इसका मतलब उनके अंदर कुछ तो ऐसा है जो उसको प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहा है। ठीक, जैसे टर टर में हमने बात की थी वोकल कॉर्ड, और बाहर की तरफ वो सॉलिन हो रहा है मेढक के केस में, यहाँ पे क्या है? इंटरनल सायरिंग्स प्रेजेंट रहेगा। ये भी आपको जनरल केस में किसी और क्लास में नहीं दिखेगा। ठीक है, आगे हम लोगों में लैरिंग्स हो जाएगा। ठीक है, दिस वन इज सायरिंग्स। ट्रैकिया में, ठीक है, जहाँ पे ब्रोंकाई क्या बोलते हैं, ब्रोंकस कहाँ बोलते हैं? लेफ्ट और राइट, दो लंग्स हैं, तो एक लेफ्ट साइड में जाएगा, एक राइट साइड में, जहाँ पे बाइफरकेट हो रहा है ट्रैकिया, उस जगह पे ये प्रेजेंट। ठीक है बच्चा? तो एयर सैक ध्यान रखना है आपको, लंग्स तो डेवलप है, लंग्स रहेंगे, ब्रीदिंग की नीड कितनी ज्यादा है उसकी वजह से उनको पास में ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, जैसे भी समझ कि कभी इमरजेंसी में उड़ते उड़ते कमी ना हो जाए, इसलिए उनके पास स्टोरेज एयर प्रेजेंट है। क्लियर बच्चा? देखो ये भी, फिर बाकी तो एयर प्रेशर उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा। तो आपको सप्लीमेंट्री ध्यान रखना है हमेशा, इनहेल करने से मैक्सिमम एयर को जो भी ले रहा है वो अंदर उसने ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से इसके नियर बाय से जब ब्लड मूव करेगा तो वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई चली जाएगी, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम आएगा। ठीक है, तो इनहेलेशन में देखो आप, इन हुआ तो एयर सैक फिल, एक्सहेलेशन एयर सैक एम्प्टी, एंड अभी लंग्स फिल है। और इसको बहुत ज्यादा, कभी भी लंग्स अपने या किसी के भी खाली नहीं होते, मतलब जीरो एयर आप नहीं कह सकते हो, लंग्स में रेजिडुअल एयर हमेशा प्रेजेंट होती है, रेजिडुअल, जिसको आप निकाल ही नहीं सकते हो। समझ में आ रहा है? पढ़ेंगे अपन जब ब्रीदिंग सिस्टम पढ़ेंगे वहां वॉल्यूम पढ़ेंगे कि क्या। नाउ कम टू अवर फेवरेट, पता नहीं तुम्हारा है या नहीं, मेरा है, सर्कुलेटरी सिस्टम, फोर चैम्बर हार्ट। तो कहां से आ गया फोर चैम्बर हार्ट? फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड इन क्रोकोडाइल। रेप्टाइल में हमें ध्यान रखना है, रेप्टाइल्स आर 3.5 या 3, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर, बट क्रोकोडाइल्स हैव फोर चैम्बर हार्ट। थप्पड़ खाओगे तुम लोग एक दिन में। डबल सर्कुलेशन इज फाउंड,
डबल सर्कुलेशन ऑलरेडी समझ चुके हो, सिंपल। हार्ट में 2 बार ब्लड आए, एक ब्लड 2 बार, ठीक है। तो कैसे आ सकता है वो, बॉडी हार्ट लंग्स, बॉडी से हार्ट में आया, सेम ब्लड लंग्स में गया, ऑक्सीजनेटेड हुआ, लंग्स से हार्ट में आया, हार्ट से बॉडी में गया, क्लियर है। एक तरफ से डीऑक्सीजनेटेड, दूसरी तरफ से ऑक्सीजनेटेड। अब यहाँ क्या कोई मिक्सिंग होगी, 4 चैम्बर है, कोई मिक्सिंग नहीं होगी बेटा। दिस इज टोटली सेपरेटेड ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन आपको ये ध्यान रखना, ऑक्सीजन और CO2 हर जगह प्रेजेंट है ना, कंसेंट्रेशन वेरी कर रहा है। जब हम राइट साइड वाले, ये राइट ऐसे होता है, ह्यूमन फिजियोलॉजी जब भी पढ़ोगे ना, ऐसे देखना, सामने वाले इमेज को नहीं देखना। हम राइट बोल रहे हैं मतलब तुम्हारा राइट, हम लेफ्ट बोलेंगे तो तुम्हारा लेफ्ट, वरना सारे ऑर्गन इधर के उधर के। मैथिली ने भी किया था, हार्ट ही राइट में ले गई थी। मैंने कहा बेटा, तो बोली अच्छा हमारा, हाँ। उसको अच्छा, उसका बड़ा सही लगता था, जब उसको समझ में आता था ना, तो वैसे अच्छा, हाँ, तो वो उस तरह। मैं कहा, मैं हमेशा बोलती हूँ मेरा लेफ्ट है बेटा, तुम्हारा लेफ्ट ऐसे आएगा, तो इमेज में वो इस तरीके से ही दिखे, आपको उसको इन्वर्ट नहीं करना। पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते वक्त ये चीजें ध्यान रखना, लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑपरेशन करना होगा, पता चला जगह ही गलत, तो वहां तो आपको पहले ट्रेनिंग ही यही मिलेगी कि आपको एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे कट लगानी, तो उसकी मार्किंग होती है। ऐसे नहीं कि चाकू छुरी उठाया काट के हो, प्रॉपर मार्किंग होती है। उसके नीचे के सारी लेयर आपको पता होगी, तब तक कौन सी नर्व्स यहाँ मिलेगी, कौन सी आर्टरी आएगी, कितना इंसिजन करना है, कितने डेप्थ में जाना है, इससे नीचे गए तो क्या कट सकता है, क्या बचाना है, ठीक है। तो सर्जरी में तो वो सब खैर हुई। तो डबल सर्कुलेशन है बेटा। तो अब आपका अब हमारे हार्ट पे चैम्बर पे आ जाते हैं, 4 चैम्बर। कोई डिजाइनर हार्ट बनाने की जरूरत नहीं है और कोई दिल भी बनाने की जरूरत नहीं, सिंपल ऐसे ही बनाया करो, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। तो जब जब राइट वाला चैम्बर की आप बात करोगे तो आप क्या बोलोगे, डीऑक्सीजनेटेड। जब जब लेफ्ट वाले की बात करोगे तो आप क्या बोलोगे, ऑक्सीजनेटेड। ऑरिकल ऊपर वाला होता है तो हम लिख दे राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल। वेंट्रिकल नीचे वाला होता है तो हम लिख दे राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अगर अपर एंड लोअर बोलता है तो ये दोनों वेंट्रिकुलर हो गए, ये दोनों आर्टिकुलर हो गए, क्लियर है। अब फिर से ब्लड को लाते हैं और वापस भेजते हैं। बॉडी से ब्लड आया, आने का काम ऑलवेज फॉर द ऑरिकल, रिसीव करने का काम ऑरिकल का। तो बॉडी से ब्लड आया, कौन सा आ रहा है, डीऑक्सीजनेट, किस में जाएगा, राइट ऑरिकल। यहाँ पे हमने एक दरवाजा ओपन कर दिया, वॉल को ओपन कर दिया, ठीक है। यहाँ हम रास्ता बना रहे हैं, यहाँ रास्ता बना। कभी भी वेंट्रिकल से ब्लड ऑरिकल में नहीं जाता है, ये ध्यान रखना, है ना। कहीं पे भी, हमारे में ही नहीं, किसी भी सिस्टम में रिवर्स नहीं गया, तो वेंट्रिकल से बाहर जाता, ठीक है बच्चा। तो ये डीऑक्सीजनेटेड आया, यहाँ से ब्लड गया वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से अब दूसरी ट्यूब लाइन को यूज करके वो बाहर आ जाएगा, यहीं से पीछे से वापस आ रहा है, और वो कहाँ जाएगा, लंग्स में। लंग्स में क्या ऐड होगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऐड हुआ तो क्या हो गया, वो ऑक्सीजनेटेड। फिर से आना है तो किस में जाएगा, ऑरिकल में। ऑरिकल से कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, बॉडी में। ये बॉडी से आया मेटाबॉलिक वेस्ट लेके, मेटाबॉलिक वेस्ट आपके एक्सहेलेशन के प्रोसेस में CO2 बाहर आपने एक्सपायर कर दिया, एंड देन लंग्स ने उसमें ऑक्सीजन ऐड कर दिया, ऑक्सीजन वाला लेफ्ट ऑरिकल में आ गया, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, एंड देन लास्ट पंपिंग होगी और बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा। इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। 3 बार देख लिया हमने, और मिक्सिंग ऑफ ब्लड से हम प्योर ब्लड तक पहुंच गए। ओके बच्चों, क्लियर है ये, सबको समझ में आ गया नहीं एकदम, क्योंकि हम इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताएंगे जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा। आज इनफैक्ट या कल थोड़ा सा दिखाएंगे, तो मैं जब मैमल्स पे नाउ रीनल पोर्टल सिस्टम कम करना है, क्योंकि मैमल्स तक गायब हो जाएगा, है ना बच्चा। 2 पोर्टल सिस्टम चल रहे हैं,
मतलब हार्ट के अलावा बॉडी में कहाँ पे ब्लड का स्टोरेज हो रहा है, वो बॉडी को पंप नहीं कर रहा है लेकिन ज्यादा अमाउंट में ब्लड ले रहा है, तो डिटॉक्सिफिकेशन वाला हम लोग तक काम कर रहा है, इसलिए हेपेटिक पोर्टल सिस्टम रहेगा। ओके बच्चा, रीनल पोर्टल सिस्टम हटेगा। तो रीनल पोर्टल सिस्टम क्या हो गया, वेल डेवलप, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम इज वेल डेवलप। ओके, रेप्टाइल तक दोनों डेवलप था, अब रीनल को हटाना है तो मैमल्स तक रीनल हट जाएगा। साइनस वेनसस इज एब्सेंट, खत्म कहानी, कैविटी की जरूरत ही नहीं है। वेनसस मतलब ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में पहुंचने के पहले की कैविटी। अब इतना बड़ा बड़ा हार्ट का चैम्बर हो गया है, स्पेसिफिक हो गया, तो कोई कैविटी की नीड नहीं है, डायरेक्ट सप्लाई जाओ, इस तरीके से, है ना, समझ में आ गया। तो वेनसस एब्सेंट हो गया। ओनली राइट एरोटिक आर्ट, देखो बेटा स्पेलिंग ध्यान रखना, एरोटिक बोलते हैं लेकिन आर के बाद ओ नहीं होता है, ठीक है, एरोटिक, लेकिन हम इंडियंस कैसे बोलते हैं, एरोटिक, ठीक है, तो बोलने में एरोटिक इज ओके बट स्पेलिंग में ध्यान रखना। राइट एरोटिक आर्ट आप ऐसे ध्यान समझो जैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर आ रहा है ना, तो वो ऐसे लंग्स की तरफ जा रहा है, तो ये एक आर्क बनता है। ये राइट साइड में है तो राइट एरोटिक आर्क बोलते हैं, लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट एरोटिक आर्क बोलते हैं। हम लोगों में मेजर आर्क होती है एंड जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें दोनों आर्क होती है। ओके बच्चा, वो एबनॉर्मलिटी नहीं शो करता है लेकिन इट इज अ काइंड ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर जिसमें बाइफर्केट हो जाती है, तो लेफ्ट लंग्स को लेफ्ट एरोटिक आर्क देगी एंड राइट लंग्स को राइट एरोटिक आर्क, मतलब बॉडी के पार्ट में सप्लाई देगी। अभी आप ऐसा समझो, ठीक है। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम और रेनल पोर्टल सिस्टम, देखो बेटा ब्लड का मेन काम, अगर हम अभी इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें बिना कंफ्यूज किए, तो दो चीज हमें ध्यान रखना है, एक तो फूड को पहुंचा रहा है, दूसरा ऑक्सीजन को पहुंचा रहा है। फिर बॉडी में CO2 जो फॉर्म हो रहा है एज ए रिजल्टेंट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन, उसको बाहर निकाल, ठीक है। तो जब भी हेपेटिक पोर्टल सिस्टम और दूसरा क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालना है, तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम हम लोगों का डाइजेस्टिव वेस्टेज या मेटाबॉलिक वेस्टेज में जो भी हार्मफुल चीज आई है उसको चेक कर लेता है। लीवर पे जो हमने बताया कि अगर कोई अल्कोहलिक है तो उसके लीवर पे डैमेज होने की चांसेस सबसे ज्यादा होती है। आप कोई पेन किलर बहुत ज्यादा खा रहे हैं, जैसे लोगों को आदत हो जाती है, सेडेटिव पेस्ट लोग खा रहे हैं, डिप्रेशन वाली चीजें, तो उन सब चीजों का साइड इफेक्ट सबसे पहले लीवर पे पड़ता है। तो वो लीवर तक पहुंचा कैसे, इसका मतलब लीवर अपने आसपास के, क्योंकि हम लोगों में रीनल नहीं है, तो पूरी ही जगह से सारे ब्लड को कनेक्ट कर रहा है और वो लीवर में जा रहा है। तो लीवर में आने वाले दो ब्लड आर्टरीज होंगे, एक तो हार्ट से आ रहा है प्योर ब्लड लेके, दूसरा यहाँ के कलेक्टिव ब्लड जा रहा है। तो ये कैसा हो गया, पोर्ट जैसा, समझ रहे हो, जैसे बंदरगाह, जगह जगह के जहाज वहां पे आए, एयरपोर्ट, पोर्ट, जगह जगह के एरोप्लेन वहां पे आ रहे हैं, लेकिन अब फ्लाई कर रहे हैं तो वो कहीं अलग अलग जा रहे हैं, लेकिन कलेक्टिव उस जगह के लिए, तो वो क्या हो गया, पोर्ट। फिर लीवर भेजता है किडनी में, ठीक, तो किडनी से जाएगा वेस्ट प्रोडक्ट बाहर एंड CO2 के लिए तो है ही सप्लाई, लंग्स की तरफ जाएगा। इनमें क्या हो रहा है, अभी रीनल पोर्टल सिस्टम मतलब डिवाइड है, हेपेटिक वाला गैस्ट्रो पोर्शन के कुछ पार्ट से ले रहा है और कुछ ऑर्गन से ब्लड जा रहा है रीनल में, वहां पे ज्यादा अमाउंट में इकट्ठा हो रहा है और सारे ब्लड रीनल की तरफ जाते हैं क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है एक्सक्रीशन। ओके, तो पूरे ब्लड में जो नाइट्रोजनस वेस्ट हटाना है उसको रीनल पोर्टल सिस्टम से हटाना है। ओके, जैसे हम लोगों में यूरिया प्रोड्यूस होता है, तो यूरिया साइकिल चलने की लोकेशन लीवर में, तो यूरिया बनाना, अमोनिया से यूरिया को कन्वर्ट करना, उसके लिए सारे ब्लड को लीवर में जाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो बॉडी का जो भी ब्लड है वो मूव कर रहा है फॉर द कन्वर्जन ऑफ यूरिया एंड डिटॉक्सिफाइंग लीवर। तो वो पोर्टल सिस्टम क्या हो गया, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है आपके ऑक्सीजन के सप्लाई, उसके लिए हार्ट पे डिपेंडेंट है, क्या अमाउंट ऑफ ब्लड आ रहा है, कितना आ रहा है, वो सब हम लोग पढ़ेंगे डिटेल। अभी समझ में आया। मेजर सिस्टम आप ऐसे समझो, हार्ट तो कैसे कर रहा है, पूरी बॉडी को पंप कर रहा है, लेकिन दो सिस्टम और लोकेटेड है जहां पे ब्लड ज्यादा अमाउंट में जा रहा है और आ रहा है, पर्पज अलग है।
एक जगह डिटॉक्सिफाइंग हो रहा है, एक जगह एक्सक्रीटरी मटेरियल को निकाला जा रहा है। क्लियर? तो जो एक्सक्रीटरी मटेरियल वाला है वो रीनल पोर्टल सिस्टम हो जा रहा है, जो डिटॉक्सिफाइंग का है वो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में पार्टिसिपेट। हेपेटिक मीन्स लीवर होता है बेटा, रीनल मीन्स किडनी होता है। क्लियर है? एंड आरबीसी अभी भी क्या चल रही है, न्यूक्लिएट। राइट एरोटिक आर्क प्रेजेंट है, आरबीसी आर न्यूक्लिएट। ठीक है, ब्लू और रेड वाली कहानी आप याद रखो। ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड, ब्लड का आना, ब्लड का यहां से जाना। तो आप देख रहे हो ऑरिकल में ये वापस नहीं जा रहा, ऐसे बाहर नहीं। ओके, फिर लंग से आ रहा है, ऐसे अंदर आया, ऑरिकल में आया, ऑरिकल से वेंट्रिकल में आया। तो इस तरीके का प्रॉपर सिस्टम चल रहा है। एयर सैक है, ऑक्सीजन की मिक्सिंग होगी, CO2 का रिमूवल होगा, और बाकी हार्मोन वगैरह जो जा रहे हैं वो तो जाइए। एक फैक्ट यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, देखो। जनरली बर्ड्स हैव हार्ट लार्जर एंड वंस दैट बीट फास्टर देन मैमल्स। मैंने बोला ना, सप्लाई पहुंचानी है, सप्लाई पहुंचानी है, तो बीट, हार्ट बीट अपनी कितनी है? एवरेज 70। ठीक है, द ह्यूमन हार्ट पल्सेस रेट एट रेस्ट एवरेज 72 बीट्स पर मिनट। द हाउस स्पैरो, गौरैया जिसको आप नॉर्मली सबसे ज्यादा देखते हो, हाउस स्पैरो, हार्ट पल्स रेट एट रेस्ट, अभी वो उड़ तो रही ही नहीं है, आराम से बैठी है, तो भी उसका कितना है? 460। कितना टाइम ज्यादा हो गया ना अपने से। बीट्स पर मिनट इन द रबी थ्रोटेड हमिंग बर्ड, पल्स रेट एट 650। हाँ, ठीक, का फैक्ट देख रहे हो, क्योंकि उनको सप्लाई जल्दी जल्दी पहुंचानी है। बीट मतलब साइकिल, जितना साइकिल चल रहा है, जितने बार बर्ड जा रहा है, पंप हो रहा है, वो सब उसमें। नाउ कम टू स्केलेटन सिस्टम। एंडोस्केलेटन इज बोनी, स्कल इज मोनोकॉन्डलिक। अब ये तो बताने की नीड नहीं है, एटलस मतलब वर्टिब्री पे जो आके आपका स्कल बर्ड का फिट है वो मोनोकॉन्डलिक है, इसलिए वो 360 अप्रोक्सीमेटली रोटेट कर सकता है। कॉन्सेप्ट वही ध्यान रखना, घूम के आगे नहीं आना, आगे आने के लिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ही चलेगा, बट मूव कर सकता है। लॉन्ग बोन्स आर हॉलो, हॉलो रहेंगे विद एयर फील्ड। अब देखो जहां पे भी जगह है वहां पे एयर पहुंचा दो। फील्ड कैविटीज एंड दीज बोन्स आर कॉल्ड न्यूमेटिक बोन। न्यूमा मीन्स एयर, निमोनिया। ठीक है, निमोनिया इज अ डिजीज ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके बच्चा, न्यूमेटिक बोन्स इंपॉर्टेंट फीचर है। दीज मेक द बॉडी लाइट इन वेट एंड हेल्प इन फ्लाइंग। क्लियर है? पता है, ये जनरल में भी बात की थी। लॉस्ट 4 कॉर्डल वर्टिब्री, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखना, पाइगोस्टाइल, आइजोस्टाइल। ठीक है, 4 कॉर्डल वर्टिब्री, कॉर्डल वर्टिब्री मतलब नीचे के साइड की वर्टिब्री। अभी आप इतना जैसे कॉर्डल फिन याद रखा था ना टेल की तरफ, वैसे आप ध्यान रखो कॉर्डल वर्टिब्री। अगर हम यहाँ पे आपको मार्क करें, दिस इज पाइजोस्टाइल, कॉर्डल वर्टिब्री, इसमें क्या हो गई? फ्यूज। ठीक है, तो वो जो बैठे बैठे ऐसे हिलाते हैं ना पंख, उसमें वो हेल्प करते। समझ में आ रहा है? बोन हिलेगा तो उसके ऊपर जो अटैच्ड है वो हिलेगा। जैसे मैंने अंदर से बोन हिला रही, मसल्स मूव कर रहे हैं, तब मेरा हाथ ऐसे ऐसे हो रहा है। तो वही चीज समझना, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। पाइगो स्टाइल विच हेल्प्स इन वैगिंग ऑफ टेल। ठीक है, मोर में तो आप इसका बहुत इंपॉर्टेंस देख ही सकते हो, वो किस तरीके से पंख नीचे और पूरा उठा के उसने ऊपर कर दिया। इसका मतलब ये वाली वर्टिब्री को उसने मूव किया, तो इस तरीके का मूवमेंट होना चाहिए। क्लियर है? बोरिंग तरीके से। स्टर्नम इज लार्ज, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है स्टर्नम फ्लाइंग में। अब आप ऐसे देखो तो वेट इस पे आ रहा है, वेट इस पे आ रहा है, एयर को ये चीरेगा। ठीक है, मतलब अपने लिए रास्ता बनाता है। ठीक है, तो सारी चीजें इस पे वेट कर रही है, इसलिए स्टर्नम इनकी लार्ज है। Swollen basal part of sternum is called keel. डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, कील और फ्रेकुला, विश बोन, मैरी थॉट बोन, इसको एज अ गले वले में पहनने के लिए भी यूज होता है।
This keel offers sites for attachment of flight muscle. Large flight muscles को एक site of attachment मिलता है. जब bone आया था तभी मैंने बताया था characteristics, point of attachment मिलेगा. Muscles को, nerves को, capillaries को, इन सभी को proper location पे हम bind up कर, उसमें help कर रहा है. This is a skeleton. एक rod की तरह ये help कर रहा है हर जगह. तो यहाँ पे sternum कैसे है आप देखो थोड़ा सा. Sternum is this. ठीक है, दिस एंड यहाँ पे क्लेविकल जो अपनी कॉलर बोन है ना, ब्यूटी बोन. ठीक है, कॉलर बोन को ब्यूटी बोन बोला है. वो आगे के साइड में इनकी फ्यूज होती है, तो इसको बोलते हैं की. बेटा थोड़ा सा सुनो, तुम कैसे कर रहे हो. इसको बोलते हैं की. अभी सुन लोगे तो एकदम से याद ही रहेगा हमेशा के लिए, एग्जाम तक पढ़ने की नीड नहीं है. फिर यही चीज, यही लापरवाही, 5 मिनट की लापरवाही, इसको 5 बार 10 बार पढ़ोगे फिर भी भूलते रहो. तुम पैटर्न समझो बेटा, जो दुनिया का पैटर्न है ब्रेन का, वही तुम्हारा है. आइंस्टीन का भी पैटर्न यही था. तो ये हो गया आपका फर्कुलम, ये हो गया आपका कील. तो स्टर्नम का स्वॉलन वाला पोर्शन, उभरा वाला पोर्शन कील बोलते हैं, मतलब स्टर्नम का पार्ट रहेगा. ठीक है, देखो ध्यान से, कॉलर बोन का आगे फ्यूज्ड हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. फर्कुला, विश बोन, कील. ठीक है, कील ये वाला पोर्शन, फर्कुला, विश बोन ये वाला पोर्शन, एंड दिस इज द साइड. अब ये एक जगह दे दी गई जहां से, यहीं से पंख आप इमेजिन करो, इसके ऊपर पंख अगर हम लगा दें कैसे हम अटैच करते जाएंगे. पंख के अंदर भी बेटा ये वाला पोर्शन, जैसे ये कहाँ जाएगा, ये वाली हड्डी जाएगी पंख के अंदर. तो इनकी मसल्स सारी कहाँ से जोड़ दी हमने, स्टर्नम से. क्लियर. मैरी थॉट बोन मतलब अच्छे ख्याल आने वाली बोन, ऐसा मान के इसको एज अ गिफ्ट और ऐसे लोग गले में पहनने में यूज भी करते. which act as a spring between two pectoral girdle. Pectoral ये अपना फ्रंट वाला है, उनका भी pectoral girdle है. तो उसके मूवमेंट में ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे, जैसे पंख उड़ाएगी वो तो ऐसे मूव करेगी. तो कुछ होना चाहिए जो स्प्रिंग जैसे वर्क करे. ठीक है, उसमें वर्क करती है फर्कुला. पाइजो स्टाइल जो हमने पीछे का फ्यूजन बताया, कील, फर्कुला आर एब्सेंट इन फ्लाइटलेस बर्ड. अब इनके फंक्शन आपको समझ में आ गया, तो आपको समझ में आ जाएगा कि फ्लाइटलेस है तो जरूरत ही नहीं है इन सब चीजों की, तो सबको एब्सेंट कर दिया. तो फर्कुला, टेल की फर्कुला आपने देखा जो आप वी शेप का देख रहे हो. कील जो बाहर देख रहे हो, मतलब स्टर्नम रहेगा लेकिन कील जैसा नहीं रहेगा. फ्लाइटलेस बस बर्ड जो है उनको फ्लाइट वाले मसल्स की नीड नहीं, तो वो सारी चीजें हट रही है. उसी तरीके से पाइगर स्टाइल, उनको मूव करने की नीड नहीं है. ओके, जिसमें होता भी है पाइजो स्टाइल वो लेस डेवलप. बट आप जनरल देख रहे हो तो आप क्या बोल रहे हो, फ्लाइटलेस बर्ड में एब्सेंट. ओके बच्चा, तो स्कल बॉक्स, क्रेनियम बॉक्स दिख गया आपको, ऑर्बिट जहाँ पे आई फिट होगा, नेयर, नेजल वाला. स्केलेटल सिस्टम में आप देख रहे हो फीमर वगैरह, तो चलो बोन्स का मेन आप यहाँ पे इतना तो सब क्या अभी पढ़ोगे. स्टर्नम पे ध्यान दो, कील पे ध्यान दो, एंड क्लेविकल पे ध्यान दो या फर्पल, दो कॉलर बोन का फ्यूजन. बाकी आप बाइपेड पे कैसे उस पे लोड आ रहा है ये सब चीजें समझ सकते हो. ये मॉडिफाइड हो गया, ये समझ सकते हो. ये दिख रहा है आपको बोन. एक्सक्रीटरी सिस्टम, मेटानेफ्रिक किडनी आ चुकी है बेटा पहले से. तो मेटानेफ्रिक किडनी नहीं अभी आई, फर्स्ट टाइम आएगी, मतलब बर्ड्स में और ह्यूमन में. चलो सुनो, चलो किडनीज आर मेटानेफ्रिक. यूरेटर वो ट्यूब होंगे जो किडनी से निकलेंगे, यूरिन को लेके जाएंगे. यूरिन कहाँ ओपन होगा, यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट कर दो, कॉमन चैम्बर क्लोइका. ओके, अपर्चर क्लोइकल अपर्चर. एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या होगा, यूरिकोटेलिक है तो बताओ फटाफट, ये लिख लेना. ठीक है, किडनीज आर मेटानेफ्रिक, क्लोइका में ओपन, क्लोइकल अपर्चर बाहर के साइड, मोस्टली यूरिकोटेलिक, मोस्टली यूरिकोटेलिक. एक्सक्रीटरी मटेरियल यूरिक एसिड, यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कॉपुलेटरी ऑर्गन भी एब्सेंट होगा.
जस्ट इससे भी उनके वेट को लाइट रखने के लिए ये इवोल्यूशन में क्या हुआ, दोनों चीज को एब्सेंट कर दिया गया। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, अभी हम समझाते हैं बिना कॉपलेटरी ऑर्गन के फर्टिलाइजेशन कैसे इंटरनल हो गया। तो एफिशिएंट लाइट वेट है, किडनीज फिल्टर यूरिक एसिड फ्रॉम ब्लड, concentrated uric acid moves via ureter to cloaca, exits with undigested fluid, इसलिए आपको वो whitish grayish सा appearance जो दिखता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का भी वेस्ट प्रोडक्ट है प्लस एक्सक्रीटरी सिस्टम का भी वेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, अलग से आपको ऐसा नहीं दिखेगा पेस्ट लाइक जो दिखता है ना। नो ब्लैडर सेव्स वेट सो बर्ड एलिमिनेट ऑफन। एक्सक्रीटरी सिस्टम में बस इतना लिख लो, एक सॉल्ट ग्लैंड प्रेजेंट होती है इनके ब्रेन वाले साइड, ठीक है, हेड वाले पोर्शन में। सम बर्ड्स इंक्लूडिंग मैराइन बर्ड्स हैव अ सॉल्ट ग्लैंड टू हेल्प रिड द बॉडी ऑफ एक्सेस सॉल्ट। ऑलरेडी वो सॉल्ट वाले एटमॉस्फेयर में जो रह रहे हैं, सॉल्टी वाटर के आसपास रह रहे हैं, उस वजह से उनके अंदर बॉडी में सॉल्ट कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा। उस सॉल्ट कंसेंट्रेशन को मैनेज करने के लिए हेड वाले पोर्शन में भी ग्लैंड प्रेजेंट। क्या डिस्कस कर रहे हो, क्या डिस्कस कर रहे, कंटिन्यू, शांत हो जाओ थोड़ा, खत्म करने दो मेरे को। सॉल्ट सोल्यूशन इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम द नॉस्ट्रिल, इस केस में एक्सक्रीशन के लिए अपर्चर कहाँ होगा, जो नेजल पैसेज वाला नॉस्ट्रिल है, उससे ही सॉल्ट सोल्यूशन एक्सक्रीट हो जाएगा। क्लियर है बेटा, इमेज से आपको समझ में आ रहा होगा। दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आपके लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए थोड़ा, ठीक है, क्योंकि एक्सक्रीटरी पार्ट का एक सिस्टम ऊपर है बर्ड, हेड वाले पोर्शन। ब्रेन, ब्रेन तो हमने जनरल में ही बताया, काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग है, कोऑर्डिनेशन स्ट्रॉन्ग है, सेंसरी सिस्टम डेवलप्ड है। तो ब्रेन इज लार्ज कंपेयर टू उनके जो बॉडी रेशियो है और रेप्टाइल्स, उससे उसके कंपैरिजन में क्या है, वो लार्ज है, मैमल्स से कंपेयर नहीं करना है आपको। स्मूथ मतलब अपीयरेंस, जो मस्कुलर जो अंदर उसके लेयर का अपीयरेंस है दैट इज स्मूथ, मसल्स होंगे वहां पे, हाईली डेवलप्ड, हाईली डेवलप्ड, ठीक है, जैसे आपको ये दिख रहा है सेरेब्रम है, सेरेबेलम हम लोगों से ज्यादा डेवलप्ड होता है। सेरेबेलम होता है, रोल प्ले करता है बॉडी बैलेंसिंग, कोऑर्डिनेशन। अगेन एक तो मैंने बताया इनर ईयर में बैलेंसिंग है, दूसरा जो ब्रेन से कोऑर्डिनेट कर रहा है वो सेरेबेलम। आपका पोस्चर जो ये सेरेबेलम वाला पोर्शन है, ये आप सैंडल वगैरह पहनते हो, झुकते हो, डांस कर रहे हो, उस टाइम ये बैलेंसिंग में रोल प्ले कर, तो अब आप इसको रिलेट करो। आप तो कभी कभी ऐसा कर रहे हो, वो तो कंटिन्यू उड़ रही है, मूव कर रही है, लेफ्ट ले लिया, राइट ले लिया, तो उनका सेरेबेलम मोर स्ट्रांग होता है, मोर डेवलप्ड होता है कंपेयर टू मैमल्स। ओके बच्चा, बाकी मैं 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स आ चुकी है, अपने में भी यही रहेगी, मैमल्स में भी यही रहेगी। सेरेबेलम इज वेल डेवलप्ड फॉर एरियल मोड ऑफ लाइफ, ध्यान रखो, कोऑर्डिनेशन के लिए सेरेबेलम का एक कॉमन फंक्शन आपको ध्यान रहेगा, तो आप ऐसे रिलेट करो कि उसको इसकी नीड ज्यादा है, नीड ज्यादा है तो उसमें डेवलप ज्यादा हो। ओके बच्चों, क्योंकि गिर तो रही है नहीं यार, गिर कहाँ रही है वो, चाहे आप गिद्ध वगैरह को उड़ते हुए देखो, वो बिना फेदर को बहुत मूव किए भी उड़ रहे हैं, ठीक है, तो उन सभी टाइम में उनको बैलेंस बना हुआ है। आपने पतंग उड़ाई, आपके पतंग उड़ते उड़ते कैसे बैलेंस गड़बड़ हो जाता है, और उड़ने के पहले बहुत बैलेंसिंग, सबको नहीं आता है पतंग उड़ाना, इसलिए बोलते हैं कम हवा में भी लोग उड़ा देते हैं, उनको टेक्निक पता है, कितना ये बीट करना है वो पता है, लोकेशन इसका कब ऐसे करना है, कब ऐसे करना है, कब ऐसे करना है, वो सब ट्रिक उनको पता है, दैट्स व्हाई वो मास्टरी हासिल कर लेते हैं, पतंग फाइटर हो जाते। चलो अब यहाँ वापस आ जाओ जरा, एक मैंने ऐसे ही लगाया है ताकि आप ब्रेन को समझ पाओ, ठीक है, एम्फीबियन, लैम्प्रे, शार्क, रेप्टाइल, बोनी फिशेस एंड बर्ड एंड मैमल्स, ठीक है, इस तरीके से आप देख रहे हो ब्रेन के साइज में एक चेंजेस आ रहा है और ब्रेन के कंपार्टमेंट में चेंजेस आया है, लेकिन यहाँ पे आपको कंपार्टमेंट काफी रिजेम्बल्स दिख रहा है। ओके बच्चों, बाकी बात करें। आईज आर लार्ज, वेल डेवलप्ड, पूरे एनिमल किंगडम के सबसे स्ट्रॉन्ग आईज है, सबसे विजन हायर है इनका। इवन चमगादड़ तो वैसे मैमल्स में आता है, बट मैं आई के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रही हूँ कि वो जब मूव करता है चमगादड़, तो जो सोनिक वेव्स है ना,
अपनी जो आवाज वो दे रहा है उससे किसी भी ऑब्जेक्ट से टकरा के उसके पास वो वेव्स वापस आती है और उससे वो सेंस कर लेता है कि आगे उसको ऑब्स्टेकल है, तो वो रात में उसका विजन और मूवमेंट उस पर बेस्ड होता है। क्लियर? उल्लू नॉकटर्नल है, आउल मैंने तुम लोग को नहीं बोला, ठीक है, आउल की बात कर रहे हैं तो आई के विजन की बात कर रहे हैं, रात में वो कैसे देख सकता है, नॉकटर्नल है। तो इस तरीके की चीजों की जो एडॉप्टेशन आप देख रहे हो वो भी आई वाले क्वेश्चन में। चलो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन दिखाए नहीं थे पहले, आज दिखा दे, इसीलिए एम्फीबिया भी लगा दिया और बर्ड भी लगाया। समझ में आ रहा है? वो एम्फीबिया की निक्टेटिंग मेम्ब्रेन दिख रही है, इधर बर्ड वाले एक लेयर आ रही, हाँ वाइपर जैसा समझ रहे। और ये हम लोगों में ये किसी काम की नहीं है, इसलिए ये जो किनारे पे आपको पिंकिश कलर का दिखता है, ठीक है, रेडिश कलर का दिख रहा है, वो वेस्टिजियल हो चुका है, नहीं तो किसी जमाने में ये भी ऐसे हो। तो क्योंकि अब हम लोग पूरा प्रॉपर आईलिड को यूज कर रहे हैं बेटा। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन आईज, अगेन रिलेट करो, प्रोटेक्शन चाहिए, हवा में चल रहे हैं कुछ भी आ सकता है, हवा का प्रेशर लग सकता है, तो वो टाइम टू टाइम उसको क्लीन करते रहते, कोई डस्ट पार्टिकल आया तो उसको रिमूव कर सकते हैं, जस्ट लाइक वाइपर जैसे बोले वैसे। विजन इज मोनोलॉकुलर, इसके लिए भी मैंने एक इमेज लगाई है, वो देखो, मोनोलॉकुलर, दो आंखें हैं, ठीक है, एक आई का अपना विजन, एक आई का अपना विजन और बीच में कॉमन। अब आप अपनी आंखें बंद ही करके इसको प्रैक्टिस करें, ठीक है, राइट से आपको क्या दिखता है, लेफ्ट से आपको क्या दिख रहा है, एंड दोनों ओपन किए हो तो क्या चीज कॉमन दिख रहा है, तो जो कॉमन वाला पोर्शन हो गया वो हो गया बाई, जो एक से दिख रहा है, विजन इधर तक ज्यादा जा रहा है, मतलब ये इसका एरिया, ठीक है, ये वाला अब आपको नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये वाला इसका एरिया, वो वाला एरिया क्या हो गया, मोनोलॉग। आई पढ़ाए तो डिटेल में बात करेंगे, अदरवाइज इतना तो कॉन्सेप्ट समझो। तो बर्ड्स में इसमें वेरिएशन दिखता है, उनके जो क्लासिफिकेशन और आई की एबिलिटी है उसमें इन सब चीजों को पढ़ा जाता है। तो उनका मोनोलॉकुलर विजन ज्यादा होता है, अपना बायलॉकुलर विजन ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है? बस हम कंपैरेटिव यहाँ पे इसलिए डाले ताकि आपको समझ में आए। आप देखो, आप ब्रॉडर कब देखते हो, जब दोनों आंखें खुली, यहाँ से यहाँ तक मुझे दिख रहा है, बंद किया ये वाली तो ये दिखना बंद हो गया, ये बंद किया तो इतना ही दिख, तो रीजन कैसा है, रिस्ट्रिक्टेड है। तो हम लोगों का बाइनोकुलर ज्यादा है, बर्ड्स का क्या है, बाइनोकुलर कम है, वो इधर से भी तेज दिख रहा है, इधर से भी तेज। जितने भी आपके अटैकर होते हैं ना, उनकी ये वाली विजन ज्यादा होती है। समझ में आ रहा है? चलो तो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन एंड मोनोकुलर, स्पेसिफिक कॉम लाइक, दिस इज अगेन जैसे कील वगैरह इंपॉर्टेंट है, बस टर्म याद रखना, पैक्टेन, बड़ा फेवरेट क्वेश्चन रहा है ये पीवाई की, आपको मिलेगा। पैक्टेन कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, इट इज अ सप्लाई ऑफ ब्लड, ठीक है। अब जो इतना आंखों को वो मूव कर रहा है, तो वहां से भी आप सोचो कि उसको बढ़िया अच्छी वाली सप्लाई चाहिए, ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए, फूड की सप्लाई चाहिए, तो इसको एक अलग से सिस्टम दे दिया गया, आंखों के लिए रिस्पॉन्सिबल, दैट इज पैक्टेन, है ना। स्पेसिफिक कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, डायरेक्ट पूछेगा मैच द कॉलम वगैरह में, जैसे वही फ्लेम सेल, पैरोटिड ग्लैंड, इस तरीके की चीजें दे दिया और उसको आपको मैच करना है, चाहे एग्जाम्पल दे देगा, चाहे क्लास पूछ लिया या फाइलम पूछ लिया, तो कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको मैच, उसका वेरी इंपॉर्टेंट है। पैक्टेन इज फाउंड इन द आईज ऑफ ऑल बर्ड एक्सेप्ट कीवी, ठीक है। पैक्टेन हेल्प्स इन एकोमोडेशन ऑफ आई, फूड को प्रोवाइड करना, एंड प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू आई बॉल, ठीक है। आई बॉल सॉकेट पूरा स्ट्रक्चर, जहाँ पे वो स्ट्रक्चर पूरा आई का जो गोल वाला पार्ट हो गया वो कंप्लीटली आई बॉल हो गया। पढ़ेंगे हम लोग जब आई का स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ेंगे तो देखेंगे लेंस क्या है, कॉर्निया क्या है, पिपिल क्या है, विजन क्या है, चैम्बर क्या क्या है। एक्यूट विजन एंड टेलीस्कोपिक विजन ऑफ बर्ड इज ड्यू टू पैक्टेन। एक पहले कहावत होती थी कि कौवा बोला है छत पे, इसका मतलब हमारे यहाँ गेस्ट आ, ठीक, क्यों, क्योंकि आपको नहीं दिख रहा है, आपके पास फोन तो था ही नहीं, लेकिन वो कौवा आपके गेस्ट को पहचानता है, वो कभी आया होगा तो वो आपको सिग्नल दे रहा है कि आपके घर पे मेहमान आने वाले, तो घरों में ये चीजें मानी जाती थी, ठीक है, कि कौवा बोल रहा है आज बहुत ज्यादा कोई आ रहा है, क्यों, क्योंकि उसने शायद देख लिया,
ठीक है, वो एक इंडिकेटिव होता है, समझ में आ रहा है। तो विजन इनकी टेलीस्कोपिक, जैसे हम लोग टेलीस्कोप यूज करके देखते हैं कोई चीज, वैसा इनका आई में इनको इनबिल्ड मिला। ये है पैक्टोमीटर, ठीक है। ये दोनों चैम्बर होते हैं, विट्रस चैम्बर, ये सब हम लोग करेंगे बात। रेटिना, कोराइड, स्क्लेरोटिक, सिलियरी बॉडी, लेंस ये लगा होता है, प्यूपिल, कॉर्निया क्या होता है, सब आई स्ट्रक्चर में बात करें। अभी आप बस इतना समझो कि हाँ आई वेल डेवलप्ड है, अपने में कोई पैक्टन जैसा स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होता है, इनको पैक्टन मिला हुआ है सप्लाई को मेंटेन करने के। एक्सटर्नल ईयर आर प्रेजेंट, लेकिन ईयर पिन्ना नहीं होगा, मैंने बताया ईयर पिन्ना इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमल्स, इसका मतलब वो सिर्फ मैमल्स में होगा, स्पेसिफिक में चला जाता है, लेकिन एक्सटर्नल ओपनिंग आ चुकी है, तो एक्सटर्नल ईयर आपको इसमें दिखेगा, आर प्रेजेंट बट ईयर पिनिंग आर एब्सेंट। ओनली वन ओसाइकल, अभी भी इनर ईयर में बोन कितना है, मिडिल ईयर में सॉरी, ओसाइकल्स कितने मतलब बोन एक ही है, स्टेप्स हम लोगों में 3 होती है, मैलियस, इंकस, स्टेप्स, इज फाउंड इन मिडिल ईयर। ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स आर लेस डेवलप्ड, कॉन्सेप्ट वही, जमीन से जितना ऊंचा उसकी ऑल्फेक्शन उतनी कम, ठीक है। जमीन पे रेंगते हुए नहीं, बैठ सकती है जमीन पे, लेकिन आप उसको हैबिटेट नहीं बोल सकते उसका, या तो वो ब्रांच पे है, या तो वो जैसे हम बोले हमारी बालकनी में है, तो ऊंचाई पे बैठी हुई है जमीन से ऊपर, या तो वो उड़ रही है जो उनका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ऊपर जाते जा रहे हैं, इसलिए ऑल्फेक्शन स्मेल की एबिलिटी कम है, तो ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स आर लेस डेवलप। ये दिख रहा है ओपनिंग। बर्ड्स आर मोनोडेल्फिक, मोनोडेल्फिक टर्म पहली बार आया है, इसको मार्क कर लेना, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। अभी हम पेयर ऑफ गोनेड्स चल रहे हैं, पेयर ऑफ गोनेड्स, ओवरी 2, टेस्टिस 2, इस तरीके से पढ़ रहे थे, लेकिन बर्ड्स क्या है, मोनोडेल्फिक, एक एक ओवरी होता है, ओनली लेफ्ट ओवरी एंड लेफ्ट ओविडक्ट, एक ही डक्ट हुआ, इज फंक्शनल इन फीमेल। बर्ड्स आर यूनिसेक्सुअल, और हमने बताया सेक्सुअल डायमॉर्फिस इज वेल मार्क्ड, हार्मोनी वाला एग्जांपल आप समझो। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, लेकिन कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं है, एंड कॉपुलेटरी ऑर्गन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ओके बच्चों, तो इसमें फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, इनमें क्लोइका की पोजीशन इन्वर्टेड होती है। अब आप इसको समझो, क्लोइका इज द अपर्चर, हैविंग द अपर्चर जहां से मेल गैमेट फीमेल गैमेट रिलीज होगा। अब आपको ये सोचना है कि फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, इसका मतलब मेल गैमेट इंटरनली फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाएगा। इज इट क्लियर, इतनी बात समझ में आ रही है। एंड विदाउट एसेसरी ऑर्गन वो कैसे जा रहा है, तो दोनों पोर को ऊपर लाना, जैसे आप कभी ऐसे शरबत वगैरह बनाए, 2 ग्लास यूज किए, तो क्या कहाँ से ट्रांसफर हो रहा है, वो पोर वाले पोर्शन से ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। या किसी एक बॉटल से दूसरे में डाल रहे हो तो वो आप यूज कर रहे हो, तो एक को दूसरे पे इन्वर्टेड लाते हैं। अभी आप समझो, तो मेल का और फीमेल का जो क्लोइकल ओपनिंग पोजीशन होता है, वो अपोजिशन को शो करता है, अलग अलग डायरेक्शन में होता है। दैट्स वाई जब उनको कॉपुलेशन मतलब विदाउट कॉपुलेटरी ऑर्गन अगर उनको ट्रांसफर ऑफ गैमेट करना पड़ेगा बेटा, तो इस केस में वो ट्रांसफर, ठीक है। और मुर्गा मुर्गी में भी आप जो ये कलगी बोलते हो, इससे आप पहचान लेते हो, तो डायमॉर्फिस का ये भी इंडिकेटिव है, आप बाहर से भी देख के बता सकते हो कि कौन मुर्गा है कौन मुर्गी, ठीक है बच्चा, ये समझ में आया। दैट्स वाई ये विदाउट कॉपुलेटरी ऑर्गन गैमेट को ट्रांसफर करना। ओविपेरस है, ये तो जगत जाहिर है, एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, कोई लार्वा नहीं, डायरेक्ट एग ब्रेक होगा और वहां से चूजा चूजी बाहर है, ठीक। ऑल द बर्ड्स फॉर्म नेस्ट, घोंसला बनाते हैं। पेरेंटल केयर वेल मार्क्ड है बेटा, हमारे तो बालकनी में एग्जांपल है इसका, ठीक। जाएगी नहीं, तोड़ के आएगी वो, एग अंदर अंदर है, छोटे बच्चे अंदर है, तो वेल मार्क्ड पेरेंटल केयर दिखेगा। खत्म हो गया है आपका वर्ड, थोड़े से एक्स्ट्रा पॉइंट। आर्क्योप्टेरिक्स लिजर्ड बर्ड, कॉमन नोन नाम है, एनसीईआरटी में मेंशन है बेटा। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड, टीथ प्रेजेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
बोन्स नॉन न्यूमेटिक, ठीक है, मतलब हॉलो नहीं है, एयर नहीं प्रेजेंट, ठीक है। विंग्स आर इल डेवलप्ड, थोड़ी कम लेवल पे फ्लाई कर सकते, ठीक है, कर सकते हैं, फ्लाइटलेस नहीं है, ये ध्यान रखिए। कनेक्टिंग लिंक है तो फ्लाइट कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं, क्योंकि फ्लाई की ही वजह से इवोल्यूशन हुआ है। वो इंसेक्ट पकड़ने के लिए कूदते कूदते ही फ्लाई हुआ है, तो इवोल्यूशन का डायरेक्शन उनको उड़ा दिया, ठीक है। जैसे आपने देखा प्लेन चलता है, टेक ऑफ करता है, धीरे से उड़ता है बाद में, ठीक है, तो बहुत देर तक ऐसे रन करता है। तो उन सभी चीजों को आप थोड़ा सा रिलेटेड रखो, और प्लेन का डेवलपमेंट ही चिड़िया को देखते हुए है कि हमारे पंख तो हम ला नहीं सकते, चीन में क्या ही मॉडिफाई करें कि पंख आ जाए, 9 महीने का बच्चा पंख के साथ पैदा हो, अभी हो जाएगा तो देवता हो जाएगा। तो हमारे हमारे इवोल्यूशन में हमारे पंख नहीं आए, इसलिए हमने प्लेन बना दिया ह्यूमन वाला। एप्डन, बस आप ये थोड़ा नाम याद रखना, और पेंगुइन याद रखना। पेंगुइन और डॉल्फिन कंफ्यूज करते थे, है ना। पेंगुइन बर्ड है, डॉल्फिन मैमल है, ओके, फिश के जैसा होता है, नाम में थोड़ा लगता है। ऑल्सो कॉल्ड सी बर्ड ऑफ अंटार्कटिका। फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू फ्लीपर, यहाँ पे क्या बने पंख, वहां पे फ्लीपर चाहिए। जैसा मैंने बताया कि आप अगर अंडर वाटर वगैरह जाओगे तो आपको मॉडिफाइड शूज टाइप के स्ट्रक्चर मिलेंगे। स्ट्रूथियो अफ्रीकन ऑस्ट्रिच और कैमल बर्ड, ठीक है, कैमल जैसा रिजेम्बलेंस शो कर रहा है ना ऑस्ट्रिच। इट इज इन कॉमन नेम है बेटा, इट इज द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड ऑफ मॉडर्न पीरियड, इट इज ऑलमोस्ट 8 फीट इन हाइट, दिखाया मैंने स्टार्टिंग में। पॉलीगैमस मेल इनक्यूबेट द एग, मतलब फीमेल ले कर एग को डिलीवर कर देगी, उसके बाद खाना पीना लाने की जिम्मेदारी किसकी है, फीमेल की है, और उस एग को लेस करने की जिम्मेदारी किसकी होगी, मेल की होगी, तो पॉलीगैमस बोलते हैं इसको। एंड लार्जेस्ट एग है, लार्जेस्ट सिंगल सेल भी है बेटा, आपको याद हो। एंड फर्टिलाइज्ड एग इज सिंगल सेल। जब आप एग बोलते हो तो दो टाइप के एग हैं, एक तो फीमेल गैमेट के लिए भी आप एग टर्म यूज करते हो, और दूसरा जो आप एग खाने वाला एग बोल रहे हो वो भी क्या है, एक लार्ज सिंगल सेल। रिया अमेरिकन ऑस्ट्रिच को कैरी करता है, मतलब इसमें अमेरिकन ऑस्ट्रिच आ जाते हैं, अफ्रीकन ऑस्ट्रिच, अमेरिकन ऑस्ट्रिच। कीवी न्यूजीलैंड का, न्यूजीलैंड की टीम वगैरह देखियो तो उसमें एक विंग्स जैसा स्ट्रक्चर आता है, ठीक है, जो उनके फ्लैग वगैरह पे बने, तो कीवी उनका नेशनल बर्ड है बेटा, नेशनल बर्ड ऑफ न्यूजीलैंड। कभी कभी कुछ लिखा हुआ मिलता है जब मैं बोलती हूँ, मैं कुछ अच्छा, मैंने ये देखा नहीं था कि आगे लिखा हुआ, ठीक। इट हैज हेयर लाइक फेदर ऑल ओवर इट्स बॉडी, इट इज स्मॉलेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड। अब देखो दो क्वेश्चन बन गया, स्मॉलेस्ट बर्ड, हमिंग बर्ड, स्मॉलेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड, ऑप्शन में चिल्लाएगा हमिंग बर्ड, गलती करो, वो हमिंग बर्ड नहीं होगा, वो कीवी जाएगा, है ना बच्चा, फ्लाइटलेस जो उड़ नहीं सकता। पाइगोस्टाइल अब्सेंट करो, लैक्स स्केल ये क्या हो जाएंगे, या ट्रेन ग्लैंड, ये सारी चीजें अब्सेंट है। एमू रोमियस, इट इज मोनोगैमस बर्ड इन विच ओनली मेल लुक आफ्टर देयर यंग वंस एंड एग। 3 to 6 पॉलीगैमस, मतलब दोनों देख सकते हैं, काम डिवाइड कर लिया, मिलकर काम कर रहे हैं, यहाँ पे पूरा स्पेसिफिक हो गया, मेल ही करेगा तो मोनोगैमस होगा। 3 to 6 आर लार्ज एंड मैसिव birds which are flightless in nature. Flightless का ये इसलिए पाइजोस्टाइल, कील, ऑयल ग्लैंड्स, ये सब चीजें एब्सेंट हो गई। सिरिंग्स, इनको गाने की एबिलिटी नहीं दी गई है, बहुत ज्यादा सुरीले नहीं है, तो सायरिंग्स एब्सेंट कर दिया गया। यूरिनरी ब्लैडर एंड कॉपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट, जो आपने एब्सेंट का पढ़ा है, थोड़ा सा एग्जांपल, थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो इसमें प्रेजेंट, एमू याद रखना। उसके बाद बेटा ये लिस्ट अभी चली रही है, पैवो, सिटेकुला, कोलंबा, न्यूफ्रॉन, कॉर्वस, क्रो, ये तो आपके उसमें एनसीईआरटी में भी ये सब मेंशन है। इंडियन पैरट, पिकॉक, जिनके नीचे अंडरलाइन है ना, वो सब एनसीईआरटी के एग्जांपल है। हमिंग बर्ड के लिए साइंटिफिक नेम याद रखो, हेलेना, हेलन से याद रखो, हेलन एक्ट्रेस याद है, सलमान खान की मम्मी, मतलब रिश्ते में मम्मी, ठीक, रियल मम्मी ने। हमिंग बर्ड
का साइंटिफिक नेम क्या है? हेलेना। इट इज द स्मॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड फाउंड इन क्यूबा। इट कैन फ्लाई इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बोथ द डायरेक्शन। इट कैन फ्लाई लाइक हेलीकॉप्टर। जब आप वो छोटे बच्चों वाला जो रिमोट से आप हैंडल करते हो ना, उसको आप किसी भी डायरेक्शन में वहीं पे टर्न करा देते हो, इस तरीके का, क्योंकि छोटी है बहुत, ठीक है, तो उससे उसको उस तरीके का मूवमेंट का शो कर। ये हेलेना के अंदर ही है। फॉर 7 to 13 स्मॉल साइज। इसके अंदर इतनी वैरायटी ऑफ स्पीसीज है। फ्लाइट बर्ड ऑफ मॉडर्न एरा, विंग्स आर वेल डेवलप्ड। फ्लाइट है, फ्लाई है, फाइगो स्टाइल प्रेजेंट होगा, फ्लाई करना है, मूवमेंट करना है, ठीक है। कील इन स्टर्नम इज हाईली डेवलप्ड। तेज फ्लाई कर रहे हैं, छोटे हैं तो डेवलप होना पड़ेगा बेटा। फाउंड साइरिंग्स प्रेजेंट, यूरिनरी ब्लैडर, कॉपुलेटरी ऑर्गन। आपके एनसीईआरटी की इमेज आ गई। नियोफ्रॉन, स्ट्रूथियो, ऑस्ट्रिच, पिस्टेकुला पैरेट, टैबो। चलो याद करते। क्लियर है ये सारी चीजें? थोड़ा सा टाइम लेना, रिवाइज करना। एनसीईआरटी हो गया होगा कवर। बात हो गई क्या लेना है मुझे?